पार्ट पर कोई ना कोई टैटू था। हर टैटू बहुत छोटा था, इसलिए ध्रुव उन सब टैटूज का मतलब नहीं समझ पाया। तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? नायरा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। ध्रुव ने कंधे उचकाते हुए कहा। वो अपने पैरों को क्रॉस करके ऐसे बैठ गया जैसे उसका स्टेटस नायरा से ऊंचा हो। नायरा ने ध्रुव की यह हरकत नोटिस कर ली थी। तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हें किसने भेजा है? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नायरा थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी। तुम्हारी जैसी ब्यूटी से मिलने में डर कैसा है? ध्रुव लापरवाही से मुस्कुराया। उसने मेज पर रखी फलों की प्लेट उठा ली। उसने एक एप्पल सिलेक्ट किया। वो एप्पल खाने वाला था कि नायरा बोली, लाओ मैं छील देती हूँ। नायरा ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसा ही ठीक है। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए नायरा से कहा। इसके बाद नायरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी लेदर की पैंट और लेदर का टॉप बहुत टाइट था। अगर उसके हाथ में चाबुक होता तो वो और भी ज्यादा हसीन लगती। नायरा ध्रुव के पास पहुंचने वाली थी कि उसने तेजी से अपना हाथ घुमाया। इससे पहले ध्रुव कुछ रिएक्ट कर पाए, उसने एक डैगर ध्रुव की तरफ पॉइंट कर दिया। उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी। ताकत और स्पीड के मामले में वो पिंटू जैसे प्रोफेशनल किलर से कम नहीं थी। जब वो डैगर ध्रुव के चेहरे से करीब 20 सेंटीमीटर दूर था तो वो अचानक उठ खड़ा हुआ। नायरा ने भी तुरंत अपने पैर पीछे कर लिए। ध्रुव ने भी क्विकली रिएक्ट किया था। तुम्हारे पास भी कुछ स्किल्स हैं? नायरा मुड़ी और दूसरी तरफ से ध्रुव की स्किन पर अपना डैगर घोंप दिया। नायरा की स्पीड और स्ट्रेंथ टॉप लेवल की थी। ध्रुव ने पहले भी इस बात पर ध्यान दे दिया था। ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, लेकिन ध्रुव भी कम नहीं था। उसने पलक झपकते ही नायरा के दोनों हाथों को पकड़ लिया। नायरा को अचानक पकड़ लिया गया था। ध्रुव बहुत तेज था, वो उससे बिल्कुल अलग लेवल पर था। तुम? नायरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं सकी। उसकी आंखें और ज्यादा डेंजरस हो गई, जैसे कि वो ध्रुव को मारने जा रही हो। कुछ सेकंड के बाद भी नायरा ध्रुव की ग्रिप से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। उसने हर बार बहुत ताकत लगाई, लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल रही। अंत में उसने दहाड़ते हुए पूरा जोर लगा के अपने हाथों को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों की पोजीशन जैसे की तैसी थी। नायरा डर से कांप उठी। उसने पीछे मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ऐसा कैसे कर पा रहा था? अभी अभी जब उसने ध्रुव को दरवाजे पर देखा तो वो बहुत नॉर्मल लग रहा था और उसका बिल्ड कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था जो यहाँ लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन उसकी स्किल्स, स्पीड और स्ट्रेंथ एकदम टॉप लेवल की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ नहीं आया है? नायरा ने मन ही मन सोचा। नायरा ने कई बार स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी वो खुद को फ्री नहीं कर पाई। उसके लेदर के कपड़े बहुत टाइट थे और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ध्रुव ने नायरा की तरफ देखा। इस लड़की का स्टाइल बाकी लड़कियों से अलग था। उसने लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। नायरा ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बस हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। जाहिर है उसके लिए किसी मर्द के सामने सरेंडर करना इम्पॉसिबल था। ध्रुव ने नायरा के दोनों हाथ पीछे से पकड़े हुए थे। वो केवल उसकी पीठ ही देख सकता था। मुझे जाने दो, नायरा ने दांत पीसते हुए कहा। अंत में उसने हार मान ही ली। उसने ध्रुव से दया की भीख मांग ली थी। ये उसके लिए इंसल्ट की बात थी। वो एक आदमी के सामने झुक गई थी। ठीक है। ध्रुव ने नायरा का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही नायरा के हाथ छूटे, वो फिर से ध्रुव पर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ी। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी मानो वो ध्रुव को मार डालना चाहती हो। इससे पहले कि नायरा का तेज चाकू ध्रुव तक पहुंचता, उसने डैगर को फिर से पकड़ लिया। इतनी रूथलेस मत बनो। ध्रुव ने एक हाथ से नायरा के डैगर को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से नायरा के पैर को पकड़ लिया ताकि वो उसको लात ना मार सके। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पहले वो ध्रुव की किडनी पर वार करना चाहती थी और अब वो उसके क्रोच पर लात मारना चाहती थी। ध्रुव अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो मर्दों से कितनी नफरत करती है। आहा, इस एंगल से भी तुम कुछ कम नहीं लग रही हो। ध्रुव का नायरा को ये सब बोलना सिर्फ उसको चिढ़ाने के मकसद से था। नायरा का चेहरा लाल हो गया। वो एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। मुझे छोड़ दो। उसने एक आदमी से दया की भीख मांगना कब शुरू कर दिया? ध्रुव ने नायरा को फिर से छोड़ दिया और इससे पहले कि नायरा उस पर दोबारा अटैक करती, ध्रुव ने कहा, और कितनी बार ये गेम खेलना है? अंत में नायरा ने डैगर नीचे रख दिया। तुम कौन हो? नायरा ने ध्रुव से सवाल किया। ध्रुव के स्किल्स को इंटरप्रेट करके उसकी आइडेंटिटी बताना डिफिकल्ट था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। ध्रुव ने अपनी जेब से कपड़े का एक टुकड़ा निकालकर नायरा को दिया। कपड़े का टुकड़ा देखते ही नायरा गुस्से से लाल हो गई। वो किसी मर्द के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो बस उनकी बॉस बनना चाहती थी। वो किसी मर्द द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहती थी। लेकिन अब ध्रुव सिर्फ उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो साफ तौर पर उसकी इंसल्ट कर रहा था। क्या तुम पागल हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं, तो थोड़ी नॉर्मल यूनिफॉर्म सिलेक्ट करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहनूं? नायरा जानती थी कि ध्रुव कितना पावरफुल है। वो ये भी समझ गई थी कि ध्रुव के पास स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा, ये मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम फाइट करने में अच्छे हो। तुम भी फाइट करने में अच्छी हो। बात बस इतनी है कि तुमने जानबूझकर लेदर की टाइट पैंट पहनी है।
इस वजह से तुम सही से अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही हो। मैंने तुम्हें ये यूनिफॉर्म इसलिए दी है क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ध्रुव ने नायरा से कहा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? नायरा ने पूछते हुए अपने दांत भींच लिए। जाहिर तौर पर उसे ध्रुव नापसंद था। वो इतनी देर से नायरा को घूर रहा था, उसे इस बात का बदला लेना था, लेकिन उसके लिए अपने बॉस के ऑर्डर का पालन करना भी जरूरी था। 50 आदमी अपने साथ लो, ये यूनिफॉर्म पहनो और मेरे साथ टहलने चलो। नायरा सरप्राइज्ड रह गई। उसने ध्रुव से पूछा, बस इतना ही करना है? ध्रुव ने सिर हिलाया और आंसर दिया, बस इतना ही करना है। तुम जानते हो ना कि मेरे बॉस से कुछ मांगना कितना डिफिकल्ट है, और तुम मुझसे ये करवाना चाह रहे हो? नायरा ध्रुव पर भड़क गई थी। पहली बात तो यह है कि अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने के लिए विजन चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। चुपचाप जितना कहा जा रहा है उतना करो। ध्रुव ने नायरा को साफ कर दिया कि उसके पास बकवास के लिए टाइम नहीं है। ध्रुव की टोन सुन के नायरा पूरी तरह से हैरान रह गई। फिर उसने गुर्राते हुए कहा, इतनी इगोइस्टिक मत बनो। इस बार मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अगली बार अगर तुमने बार के पास आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। How interesting. ध्रुव नायरा की बात सुन के मुस्कुराने लगा। हमें एक जरूरी बात पता चली है, ध्रुव नायरा से मिलने गया था। बग्गा ने जितेश को बताया। जब जितेश ने नायरा का नाम सुना तो उसने सरप्राइज होके पूछा, वो उस टॉम बॉय से मिलने क्यों गया था? वो मरना चाहता है क्या? जितेश एक बार मिक्सर क्लब गया था और उसने नायरा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। बदले में नायरा ने उसकी एक उंगली तोड़ दी थी। जितेश ने कभी किसी को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अगर लोगों को पता चलता कि एक लड़की ने उसकी उंगली तोड़ दी है तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। साथ ही खत्री फैमिली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में मार्शल आर्ट फिल्म्स बनाने के लिए फेमस थी। अगर ये बात सामने आई तो लोग पक्का कहते कि खत्री फैमिली का मार्शल आर्ट नकली था। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लोगों ने ये फोटो ली है। बग्गा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और जितेश को दिखाया। जितेश फोटो देखकर सरप्राइज हो गया। ये क्या बेवकूफी है? क्या उसे ये लग रहा है कि मैं उससे सिर्फ इसलिए डर जाऊंगा क्योंकि उसके लोग इस तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं? उन्हें शायद लग रहा है कि इस तरह की यूनिफॉर्म पहन के वो पुलिस वाले बन जाएंगे। अच्छा हुआ तुमने ये फोटो क्लिक कर ली। आओ स्टेडियम चलकर उनका इंतजार करते हैं। उस ध्रुव को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। जितेश जानता था कि ध्रुव से डील करने का ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका था। वो चाहता था कि ध्रुव बुरी तरह से मरे। आप इस हालत में चलोगे? बग्गा ने जितेश से पूछा। जितेश का पूरा शरीर इंजर्ड था, लेकिन वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से कैसे जाने दे सकता था। आज रात भले ही मेरा एक पैर टूट जाए, मैं फिर भी जाऊंगा। मुझे उस ध्रुव को मारना है। जितेश ने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक आयरन रॉड उठाई। थोड़ी देर में खत्री फैमिली के बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए ट्रक्स पर बैठने लगे। कुछ देर में 5 ट्रक्स लोगों से भर गए। ट्रक्स उस एरिया की तरफ निकल गए जहाँ नायरा रहती थी। जितेश का मकसद केवल ध्रुव की जान लेना नहीं था, वो नायरा को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था। आखिर उसे अपनी टूटी हुई उंगली का बदला भी तो लेना था। ठीक इसी समय योगेश एक हवेली के अंदर जा रहा था। हवेली के अंदर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी चाय पी रहा था। कैसा चल रहा है सब? बूढ़े ने योगेश को अंदर आते देखा और पूछा, ये ध्रुव कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। एक पावरफुल हैकर्स की टीम असेंबल करके उसने एक ही दिन में खत्री फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। योगेश ने ध्रुव की तारीफ करते हुए बूढ़े से कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसी समय योगेश का फोन बजा। योगेश ने देखा कि ध्रुव उसे कॉल कर रहा है। योगेश ने ध्रुव से बात की। फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। क्या दिक्कत है? उसके सामने बैठे बूढ़े आदमी ने योगेश से पूछा। ध्रुव ने कहा कि वो मुझसे कुछ लोग उधार लेना चाहता है। योगेश ध्रुव की डिमांड सुन के हैरान रह गया था। उसे कितने लोग चाहिए और किस तरह के लोग? पुलिस ऑफिसर्स 40 या 50 लोग लगेंगे। उसने कहा है कि वो कुछ नहीं करेगा, उसे पेट्रोलिंग करने के लिए लोगों की जरूरत है। योगेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव आखिर क्या करने वाला है। बूढ़े को भी ध्रुव की बात बड़ी अजीब लगी। उसे आधे घंटे तक पेट्रोलिंग करनी क्यों थी? ये बात सही है कि आज रात उसे खत्री फैमिली पर नजर रखनी थी, लेकिन आधा घंटा काफी नहीं होने वाला था। दे दो उधार। मुझे ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि ये बच्चा फिर से क्या करने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा। दूसरी तरफ स्टेडियम के पास मिक्सर क्लब में नायरा ने इम्पेशेंट होकर ध्रुव की तरफ देखा और कहा, तुम पागल हो? तुमने अभी मुझे इसे पहनने के लिए कहा था और अब तुम चाहते हो कि मैं इसे उतार दूं? नायरा बहुत इरिटेटेड लग रही थी। उसे ध्रुव के प्लान का सिर पैर समझ नहीं आ रहा था और ध्रुव उसे कुछ भी बताने को राजी नहीं था। वो बस रैंडम इंस्ट्रक्शंस इशू किए जा रहा था। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करो। तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। ध्रुव ने नायरा से कहा। नायरा ने आश्चर्य से पूछा, बस इतना ही काम था? हाँ, बस इतना ही काम था। नायरा बिल्कुल हैरान रह गई। अगर किसी और इंसान को एक बार उसके बॉस से मदद पाने का मौका मिल सके तो ये उनके लिए खुशी की बात होगी, लेकिन ध्रुव ये मौका गवा रहा था।
बेवकूफ कहीं का। नायरा ने धीमी आवाज में ध्रुव को गाली दी। ध्रुव को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तभी ध्रुव का फोन बजा। कॉल कनेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ वाले इंसान ने ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, मिस्टर मित्रा ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं मोहनीश बोल रहा हूँ। मैं अपने साथ 50 लोगों को लाया हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? ध्रुव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, थोड़ी देर में मुझे फिर से कॉल करना। ध्रुव ने ये कह के कॉल काट दी। दूसरी तरफ खत्री फैमिली के सभी ट्रक्स स्टेडियम के बाहर पहुंच चुके थे। जितेश को लग रहा था कि ध्रुव के प्लान को जान लेने के बाद अब वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन उस बेचारे को आइडिया नहीं था कि अगर ध्रुव नहीं चाहता कि वो उसका पीछा करे तो वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। जितेश कार से बाहर निकलकर ऐसे चिल्लाया जैसे वो मिलिट्री को ऑर्डर दे रहा हो। दोस्तों, जो लोग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं वो सभी नकली हैं। जाओ और उन्हें पीट पीट कर मार डालो। तुम जितने लोगों को मारोगे तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे। याद रखो, एक लाश की कीमत 10 लाख रुपए है। आज वक्त है अपनी वफादारी साबित करने का, तो जाओ जाके ध्रुव गिल से बदला ले लो। आगे बढ़ो, उनमें से किसी को भी मत जाने दो। जितेश की दहाड़ सुन के वहाँ मौजूद लोग जोश से भर गए। उसके बाद वो जिन लोगों को अपने साथ लेकर आया था उनका ग्रुप सीधे मोहनीश और उसके आदमियों की तरफ दौड़ पड़ा। वो उनसे लड़ने जा रहे थे। जितेश के आदमी जोश से दहाड़ रहे थे। वो जितेश और खत्री फैमिली का बदला लेना चाहते थे। खत्री फैमिली कई सालों से उन्हें पाल पोस रही थी। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी स्किल्स को शो ऑफ करने का मौका नहीं मिला था। आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनका वेट कर रही थी। मोहनीश ध्रुव के सामने खड़ा हुआ था। उसने जितेश के लोगों को दौड़कर अपनी तरफ आते हुए देखा। अरे, ये लोग कौन हैं? मोहनीश को वो लोग गैंगस्टर्स से भी डेंजरस लग रहे थे। वो बिना टारगेट के अटैक नहीं कर रहे थे। उनका मेन टारगेट ध्रुव गिल था। मोहनीश कांप उठा और उसने पीछे मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा। उसने कहा, मिस्टर गिल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मोहनीश जाके ध्रुव के सामने खड़ा होने वाला था, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाए, ध्रुव ने अचानक मोहनीश का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे खींच लिया। मोहनीश हैरान होकर ध्रुव की तरफ देखने लगा। मैं कर लूंगा। ध्रुव ने अपना कोट उतार दिया। उसके शरीर की मसल्स उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। कैसे करोगे आप? ये सभी लोग मार्शल आर्ट्स में अच्छे हैं। मोहनीश ने ध्रुव को वार्न करते हुए कहा। ध्रुव ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजो। मोहनीश तुरंत ध्रुव का इशारा समझ गया। उसने सिर हिलाया और पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। स्टेडियम एरिया के पास पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक हुआ है, तुरंत बैकअप भेजो। मोहनीश ने चिल्लाते हुए पुलिस वाले से कहा। उस पुलिस वाले ने तुरंत एक नोटिस भेजा। इसके तुरंत बाद पुलिस स्टेशन की हर यूनिट को इन्फॉर्म किया गया। कुछ ही देर में पुलिस सायरन की आवाज हवा में गूंज उठी। इस आवाज ने पूरे शहर को कवर कर लिया, लेकिन जितेश को इसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। अगर उसे पता भी होता तो भी ये ना सोचता कि पुलिस उसे ढूंढने आ रही है, बल्कि उस बेचारे को तो ये लग रहा था कि वो पुलिस बैच की डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि नकली पुलिस वालों ने पुलिस की यूनिफॉर्म। कुछ देर में जितेश को लगने लगा कि उसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी। जितेश ने खत्री फैमिली के एक मेंबर को फोन करके कहा, स्टेडियम के पास 200 आदमी भेजो। उन लोगों को भेजना जो फाइट करने में अच्छे हैं। खत्री फैमिली का मेंबर हैरान रह गया। 200 आदमी? एकदम से 200 आदमी कैसे अरेंज होंगे? मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ। आदमी कैसे अरेंज होंगे ये तुम सोच लो। मैं तुरंत अरेंज करता हूँ। जितेश ने फोन रख दिया। उसने अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, किसी को भी जाने मत देना। खत्री फैमिली जल्द ही अपने लिए बैकअप भेजने वाला है। जितेश की बातें सुनकर लोग और भी एक्साइटेड हो गए। खत्री फैमिली के पास वैसे भी ध्रुव की आर्मी की तुलना में ज्यादा लोग थे। अब और भी लोग आ रहे थे। मोहनीश देखकर थोड़ा घबरा रहा था। उसने ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, हमारे आदमी अगले आधे घंटे तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे। मुझे पहले लगा था कि 50 लोग काफी होंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमें और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ध्रुव ने सिर हिला के मोहनीश को शांत रहने का इशारा किया। सब आदमी है? मोहनीश ने मन ही मन सोचा, ऐसी सिचुएशन में कोई आदमी शांत कैसे रह सकता था। कुछ ही देर में जितेश का बैकअप आ गया। ध्रुव के आसपास भी यूनिफॉर्म पहने हुए लोग इकट्ठे हो चुके थे। बैटल ग्राउंड रेडी था। जितेश चाहता था कि वॉर शुरू होने से पहले ही वो ऑपोजिट आर्मी के कमांडर को गिरा दे। जितेश के पैर में अब भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द सहते हुए भी खड़ा हो गया। हाथ में स्टील की रॉड लेकर वो ध्रुव की तरफ चल पड़ा। ध्रुव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा कि नोएडा में मेरा कानून चलता है। जितेश गुस्सा भी था और उसका एक्साइटमेंट भी चरम पर था। उसे भी नहीं पता था कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है। वो चाहता था कि मीडिया ध्रुव को बेनकाब करे। तुम ट्विटर को हैक कर सकते हो, है ना? अब देखते हैं कि तुम टीवी स्टेशन और अखबार को हैक कर सकते हो या नहीं। जितेश ने मन ही मन सोचा। उसकी फोटोज ले लो। अगर एक भी डिटेल्स छूट गई तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जितेश पागलों की तरह दहाड़ रहा था। वो अपने साथ कुछ प्रोफेशनल कैमरामैन भी लाया था। उसकी तैयारी पूरी थी। उसे समझ आ गया था कि आधी अधूरी तैयारी
उसे ध्रुव के सामने खड़ा नहीं रख पाएगी। एक पल में वो दौड़कर ध्रुव के पास पहुंच गया। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मोहनीश ध्रुव के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, अपना हाथ ऊपर करो। भाड़ में जाओ। जितेश ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुम्हें अपना हाथ ऊपर करने के लिए कह रहा हूँ। मोहनीश ने अपनी कमर में छुपी गन को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने जितेश को एक बार और वार्न किया। वो चाहता तो सीधे जितेश को गोली मार सकता था, लेकिन जितेश तो एक पागल जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। उसे मोहनीश की बातें कैसे सुनाई पड़ती। जितेश ने लोहे की रॉड से मोहनीश की कमर पर वार किया। फिर उसने मोहनीश के उस हाथ पर वार किया जिससे वो गन निकालने वाला था। उसने मोहनीश को जमीन पर पटक दिया और लोहे की रॉड से उसे पीटना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस का नाटक करने की? मैं नहीं जानता क्या कि तुम्हारे हाथ में जो गन है वो एक टॉय गन है? जितेश चिल्ला रहा था। मैं स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर मोहनीश हूँ। मोहनीश के मुंह से बस इतना निकला। अचानक जितेश की नजर मोहनीश के बैज पर पड़ी। जितेश के हाथ अचानक कांपने लगे, मानो उसे कोई बीमारी हो गई हो। उसने मोहनीश को घूर कर देखा, फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा। क्या मैं फिर से ध्रुव के जाल में फंस गया हूँ? ये सच में लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है? जितेश ने मन में सोचा। जितेश ने पुलिस पर अटैक कर दिया था। उसने आयरन रॉड को जमीन पर फेंक दिया। जितेश जमीन पर बैठ गया। ऐसा लगा मानो उसके शरीर को लकवा मार गया हो। मोहनीश धीरे से खड़ा हो गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। मोहनीश तुरंत जितेश की जान ले लेना चाहता था, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक दिया। मोहनीश ने सिर हिला के ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, मुझे आज तक आपसे स्मार्ट बंदा नहीं मिला है। मैं आपका एहसान मानता हूँ। अगर आपको फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करिएगा। ध्रुव ने मोहनीश का कंधा थपथपाया। फिर वो जितेश की तरफ पलट गया। जितेश मार खाना डिजर्व करता था। अगर वो समय पर नोएडा नहीं आया होता तो जितेश ने तृप्ति को पागल कर दिया होता। उसकी बुरी नजर तृप्ति पर पड़ चुकी थी, लेकिन ध्रुव उसे पीटकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। उसने सारा प्लान रचा ही ऐसे था कि जितेश पुलिस के हाथों अरेस्ट हो जाए। कुछ देर में मोहनीश का कॉल किया हुआ बैकअप आ गया। हर तरफ से सायरन की आवाज आ रही थी और वो सभी हथियारों से लैस थे। अपना हाथ ऊपर करो। एक पुलिस वाले ने मेगाफोन में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खत्री फैमिली के मेंबर कितने पावरफुल थे। फिलहाल वो सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे। जितेश को एहसास हुआ कि अब तक उसने जो कुछ भी देखा था वो सब नकली था। ध्रुव जानबूझकर उसे दिखाने के लिए एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा था। ध्रुव नायरा को ढूंढने क्यों गया? ऐसा करके वो जितेश की अलर्टनेस को कम कर रहा था। जब जितेश को एंड में सब कुछ समझ में आया तो उसके मन में केवल डिसअपॉइंटमेंट ही बची थी। वो और ध्रुव एक लेवल पर थे ही नहीं। ध्रुव का हर कदम प्लान था। जितेश बस इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर रहा था। मोहनीश ने वहाँ आए हुए जर्नलिस्ट से कहा, हर चीज की फोटोज ले लो, इसे आज रात अखबार में डाल दो। मोहनीश ने जर्नलिस्ट्स को ऑर्डर देते हुए कहा। मोहनीश का बैज देख के उन्हें उसकी बात सुननी पड़ी। वो खत्री फैमिली के बारे में रिपोर्ट करने जा रहे थे। अगर खत्री फैमिली नाराज हो गई तो उनकी कंपनियां बंद हो सकती थी। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। मोहनीश ने जर्नलिस्ट्स को अश्योर करते हुए कहा। जब तक ध्रुव उसके साथ था डरने की कोई बात ही नहीं थी। जर्नलिस्ट्स के पास सिर हिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जल्दी नोएडा में केओस मच गया। मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। आज रात स्टेडियम के बाहर एक बड़ी घटना हुई। खत्री फैमिली ने स्टेडियम के बाहर एक सीन क्रिएट करने के लिए 200 लोगों को इकट्ठा किया। कुछ खत्री फैमिली के मेंबर्स ने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर पर भी अटैक किया। आइए लाइव फुटेज देखते हैं। लाइव फुटेज में जितेश दिखाई दे रहा था। वो सिर झुका के बैठा हुआ था। लोगों के सेंटिमेंट्स खत्री फैमिली के खिलाफ हो चुके थे। अरे मैं लंबे समय से सुन रहा हूँ कि खत्री फैमिली लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं करती है, लेकिन मैंने उनसे पुलिस पर अटैक करने की हिम्मत करने की भी उम्मीद नहीं की थी। सभी को अरेस्ट करो और पता लगाओ कि खत्री फैमिली का बैकग्राउंड किस तरह का है। उन्होंने जो किया वो बहुत गलत है। सब लोग देखो, मैंने अभी खत्री फैमिली के बारे में चौंकाने वाली खबर पोस्ट की है। थोड़ी देर में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर हंगामा मच गया। दूसरी ओर नोएडा के कम्युनिटी हॉस्पिटल में ग्रेडी के बेड के सामने बैठी हुई कामिनी बहुत देर से रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था। सर, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मैं उस समय छोटी थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर आप मुझे माफ नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज जितेश को छोड़ दें। उसकी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो किसका बेटा है। वो आपके लिए हमेशा एक अच्छा बेटा रहा है। कामिनी ने ग्रेडी से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हेड नर्स ने उसे समझाने की कोशिश की। मैडम, मरीज की हालत अभी स्टेबल हुई है। फिलहाल इस बारे में बात मत करिए। कामिनी ने जल्दी ही अपने आंसू पोंछ लिए। ग्रेडी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो टीवी पर न्यूज देख रहा था। उसने टीवी पर देखा कि जितेश ने खत्री फैमिली के लोगों को रिवोल्ट करने और मोहनीश और उसके लोगों की पिटाई करने के लिए मोटिवेट किया था। ग्रेडी न्यूज देख के हैरान रह गया था। आज के बाद तुम इस नालायक को मेरा बेटा मत कहना। ये इतना बेवकूफ है जिसकी कोई हद नहीं है। ग्रेडी ने कामिनी के ऊपर गुस्सा निकालते
ग्रेडी को फिर से खून की उल्टी हो गई, जिसे देखकर कामिनी बुरी तरह से डर गई। इससे पहले कामिनी डॉक्टर को बुला पाए, ग्रेडी अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ग्रेडी की उम्र ज्यादा थी, लेकिन वो पूरे साल अपनी बॉडी को ट्रेन करता था। साथ ही वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी था, इसलिए उसका शरीर अभी भी स्ट्रॉन्ग था। ग्रेडी ने अपने शरीर में लगी इन्फ्यूजन ट्यूब निकाल दी। कामिनी ये देखकर हैरान रह गई। हनी, तुम क्या कर रहे हो? कामिनी इतनी डर गई कि जब उसने ग्रेडी के हाथ से खून बहता देखा तो वो लगभग बेहोश हो गई। हट यहाँ से। ग्रेडी ने पलटकर कामिनी के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई। ये सब उस शैतान की वजह से हो रहा है जिसे तुमने पैदा किया है। ग्रेडी हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। अब वो शांत हो चुका था, फिर भी वो बहुत तेज चल रहा था। जिस दिन से खत्री फैमिली नोएडा के एंटरटेनमेंट सर्कल में शामिल हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक ग्रेडी ने खत्री फैमिली के ऊपर अपना कंट्रोल रखा था। उनका बिजनेस फल फूल रहा था। ग्रेडी की वजह से ही वो अपनी करंट पोजीशन पर पहुंचे थे। हनी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कामिनी जमीन पर लेटी हुई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके बेटे ने खत्री फैमिली को इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि उसका ग्रेडी के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था। उसे पता था कि जितेश ने किन्हीं और वजहों से पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन कोई भी कामिनी की बात पर भरोसा नहीं करेगा। ग्रेडी इस समय बहुत गुस्से में था, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो जितेश को मार डाले। क्या खत्री फैमिली का नोएडा में कुछ फ्यूचर भी था? ग्रेडी मन ही मन सोच रहा था। ग्रेडी के मन में उठते हुए ख्याल उसे डरा रहे थे। उसे सच में अपनी फैमिली का फ्यूचर बहुत डार्क लग रहा था। घबराहट की वजह से उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। ग्रेडी एक क्लेवर इंसान था। वो जानता था कि आज रात का इवेंट कितना सीरियस है। आज रात अगर खत्री फैमिली इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाई तो वो खत्म हो जाएंगे। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद ग्रेडी कार में बैठ गया। बग्गा गाड़ी चला रहा था। ग्रेडी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक व्हाट्सएप ग्रुप को एक मैसेज भेजा। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई खत्री फैमिली पर अटैक कर रहा है। दूसरी साइड के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। आज रात हमारी मदद के लिए प्लीज स्टेडियम में आओ। मैं कुछ भी करके तुम सबका एहसान जरूर चुकाऊंगा। ग्रेडी ने फाइनली अपना ट्रम्प कार्ड रिवील कर दिया। वो चाहता था कि ध्रुव और उसके लोगों को पता चले कि उन्होंने पंगा जितेश से नहीं बल्कि ग्रेडी से लिया था। जल्द ही ग्रुप चैट में रिप्लाईज आने लगे। क्या हुआ? हम तुरंत स्टेडियम पहुंचते हैं। देखते हैं किसने खत्री फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत की। जब ग्रेडी ने ये मैसेजेस देखे तो वो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं सका। ग्रेडी जो कुछ करोड़ रुपए इन लोगों को हर साल दिया करता था, वो वेस्ट नहीं जा रहे थे। सर, बग्गा ग्रेडी से कुछ कहना चाहता था। मुझे पता है तुम मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हो ना, उससे तो मैं बाद में डील करूंगा। ग्रेडी ने सिर हिलाया और कहा। वो बग्गा के मन में चल रही बात को पढ़ सकता था। सर, आप सच में जानते हैं कि बिग पिक्चर को कैसे देखना है। मुझे भी यही लग रहा था कि जितेश ने खुद से ये सब नहीं किया है। इसके पीछे कोई और है जिसने जितेश को ये सब करने के लिए मजबूर किया है। ग्रेडी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठियां कस कर भींच ली। उसकी खत्री फैमिली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ी देर बाद ग्रेडी स्टेडियम के पास पहुंच गया। जितेश को कंट्रोल कर लिया गया था और उसके लोगों को जानवरों की तरह घसीटा जा रहा था। जितेश ग्रेडी को आते देखकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पापा, मैं गलत था, प्लीज मुझ पर भरोसा करिए। मैं खत्री फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए ध्रुव को ढूंढ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ध्रुव ने नायरा और उसके लोगों को पुलिस यूनिफॉर्म पहनने को दी। इसीलिए मुझे लगा कि वो सभी मुझे डराने के लिए पुलिस वाला होने का नाटक कर रहे थे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि पुलिस के खिलाफ कुछ करने लगूं। जितेश ने पीछे मुड़कर गहरी नफरत भरी आंखों से मोहनीश की तरफ देखा। मैं ये सब संभाल लूंगा, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अच्छा भी करने जाओगे तब भी कुछ गड़बड़ ही होगी। ग्रेडी ने जितेश से कहा। वो जितेश के ऊपर खिजा हुआ था। इतना कहने के बाद वो मोहनीश के पास चला गया। उसने मोहनीश की तरफ देखा और फिर ध्रुव की तरफ भी एक नजर डाली। ग्रेडी ने ध्रुव की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मिस्टर गिल, आपसे मिलकर खुशी हुई। अनजाने में मुझसे और मेरे बेटे से जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। ग्रेडी ध्रुव से माफी की भीख मांग रहा था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। ध्रुव की ना सुनकर ग्रेडी कांपने लगा। ये क्या बकवास है? ध्रुव ने एक वर्ड में बातचीत खत्म कर दी और ग्रेडी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे आखिर कहना क्या है। मिस्टर गिल, आप अभी अभी नोएडा आए हैं, इसीलिए शायद आप नोएडा को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। फ्यूचर में कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनमें मेरे फैमिली की मदद की जरूरत होगी। तो क्या आप मोनीश को ये समझाने में मेरी मदद कर सकते हैं कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो हम सबके लिए फायदेमंद होगा? ग्रेडी ने ध्रुव को समझाने की कोशिश की। नहीं। ध्रुव अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। ग्रेडी को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव का टेप रिकॉर्डर ना पर क्यों अटक गया था। मैंने इस मैटर को बड़ा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब तुम चाहते हो कि मैं इसे हाथ से जाने दूं? जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है उनका एंड अच्छा नहीं होगा।
दुश्मन के प्रति काइंड होने का मतलब है अपने दोस्तों के प्रति क्रूअल होना। ध्रुव ने ग्रेडी को 2 टूक जवाब दिया। ध्रुव की बात करने की टोन ने ग्रेडी को पूरी तरह से हैरान कर दिया। ये लड़का अपनी उम्र के बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है। ग्रेडी ने मन ही मन सोचा। ग्रेडी ने अब तक की अपनी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले लोगों को ही इगोइस्टिक एक्ट करते हुए देखा था। आखिर ये ध्रुव था कौन? ठीक है, फिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ होते हुए तुम मेरे लोगों को ले जा सकते हो? मैं तुम्हें ट्राई करते हुए देखना चाहता हूँ। ग्रेडी ने ध्रुव को चैलेंज देते हुए कहा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया, तो आओ खेल शुरू करें। मोनीश जो ध्रुव के बगल में खड़ा था, ध्रुव की बातें सुनकर सैटिस्फाइड फील कर रहा था। उसे ध्रुव बहुत पसंद आया था। अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ आधे घंटे तक रुक के दिखाओ। ग्रेडी को पूरा यकीन था कि जैसे ही उसका बैकअप आया वैसे ही वो ध्रुव और उसके लोगों को रौंद डालेगा। तुम कहो तो मैं 30 घंटे तक वेट कर लूं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ग्रेडी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। फिर वो मोहनीश की तरफ मुड़ा और पूछा, मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, है ना? मोहनीश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। थोड़ी देर बाद ग्रेडी के लोग एक के बाद एक वहाँ पहुँच गए। ठीक उसी समय एक ब्लैक कार आके स्टेडियम के पास रुकी। योगेश कार में बैठा हुआ था। अभी तो केवल एक ही दिन हुआ है और इस ध्रुव ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। योगेश ने मन ही मन सोचा। वो दूर से ही स्टेडियम का नजारा देख के हैरान रह गया था। योगेश कार से बाहर निकला और ध्रुव की तरफ चल दिया। वो ध्रुव की असली ताकत जानता था और उसे उसकी ताकत पर कोई डाउट नहीं था। जल्द ही ग्रेडी के बहुत सारे आदमी आ गए। ग्रेडी ये देख के हैरान रह गया कि योगेश भी वहाँ पहुँच गया था। उस बेचारे को लगा कि योगेश उसकी तरफ से लड़ने आया है। वो बहुत खुश था। जितेश ने योगेश को जेड आर्मस्टोन दिया था। सब लोग जानते थे कि योगेश एक ऐसा इंसान है जो रिश्तों और लॉयल्टी को इम्पोर्टेंस देता था। वो खत्री फैमिली की मदद करने के लिए यहाँ आया है। ग्रेडी ने मन ही मन सोचा। मिस्टर मित्रा, आप यहाँ क्यों आए हैं? ग्रेडी ने योगेश से पूछा। योगेश ने उसकी तरफ सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम मिस्टर गिल को मारना चाहते हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। योगेश की बात ग्रेडी को प्लेजेंटली सरप्राइजिंग लगी। उसे लगा कि योगेश सच में एक ऐसा इंसान था जो दोस्ती को इम्पोर्टेंस देता था। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से खुश हो पाता, ग्रेडी को एहसास हुआ कि योगेश के वर्ड्स में कुछ गड़बड़ थी। मिस्टर गिल? उसने ध्रुव को इतनी रिस्पेक्ट से क्यों एड्रेस किया? तब तक योगेश उसके पास पहुंच चुका था। उसने ग्रेडी का हाथ पकड़ लिया। ग्रेडी थोड़ा घबरा गया। इसके बाद योगेश ने ग्रेडी का हाथ उठाया और ग्रेडी के हाथ से उसके चेहरे को हल्के से थपथपाया और कहा, चलो, तुम मिस्टर गिल को थप्पड़ मारना चाहते हो ना? चलो, पहले मुझे थप्पड़ मारो। योगेश की बात सुन के ग्रेडी हक्का बक्का रह गया। योगेश के चेहरे पर थप्पड़? क्या वो ऐसा करने की हिम्मत करेगा? क्या उसे ऐसा करने का हक भी था? मिस्टर मित्रा, प्लीज मेरे साथ मजाक मत करिए। ग्रेडी का दिमाग घूम रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ देर में उसका दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। तुम्हारे कितने लोग आए हैं? उन्हें बुलाओ। उनसे कहो कि वो मुझे मारे। मैं वादा करता हूँ कि मैं पलट के वार नहीं करूंगा। अगर मैं करूँ तो मैं मर्द ही नहीं हूँ। योगेश ने दहाड़ते हुए ग्रेडी से कहा। ग्रेडी को लगा कि वो कुछ देर में पेशाब कर देगा। एक पल के लिए मानो उस पर बिजली गिर पड़ी थी। योगेश ऐसा क्यों कह रहा था? वो सच में समझ नहीं पाया। क्या जितेश ने 2 दिन पहले से योगेश को जेड आर्मस्टोन नहीं दिया था? जेड आर्मस्टोन की कीमत बहुत ज्यादा थी। भले योगेश को पैसे की परवाह नहीं थी, फिर भी उसे खत्री फैमिली को क्रेडिट तो देना ही चाहिए था। वो खत्री फैमिली के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता था? ग्रेडी ने धीरे से जितेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और सैडनेस थी। जितेश समझ गया था कि ग्रेडी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। अगर योगेश नहीं आता तो ग्रेडी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन खत्री फैमिली हार नहीं मानेगी। उनके पास हार मानने का ऑप्शन ही नहीं था। हार का मतलब था खत्री फैमिली का फुल डिस्ट्रक्शन। आज केवल 2 पॉसिबिलिटीज थी। एक तो ये कि खत्री फैमिली जिंदा रह पाएगी और दूसरा ये कि पूरी फैमिली एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। ग्रेडी को अपने सभी कनेक्शंस का यूज करना पड़ा। उसे आखिरी लड़ाई लड़नी थी। अब उसे योगेश का सामना करना था। मिस्टर मित्रा, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? जितेश, जो फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, ग्रेडी के हाव भाव देखकर तुरंत समझ गया कि ग्रेडी उससे क्या चाहता था। पूरे दिन गुस्से में रहने वाले ग्रेडी के चेहरे पर आखिरकार राहत के सिग्नल दिखे। जितेश इशारों में ही उसकी बात समझ गया था। क्या? योगेश सरप्राइज्ड होकर जितेश की तरफ देखने लगा। आज तक योगेश ने जितेश को हमेशा नीची नजर से देखा था। उसे लगता था कि जितेश एक लूजर है जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए खत्री फैमिली की स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट था। लेकिन आज का दिन अलग था। योगेश ने जितेश की आंखों में कुछ देखा था, रिबेलियन। मीडिया वहाँ पर थी। मोहनीश और स्टाफ के बाकी लोग भी वहाँ मौजूद थे। जितेश ने रिस्क लेने का फैसला किया। वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका चेहरा खून और चोट के निशान से ढका हुआ था। खड़े होने के बाद उसने योगेश की तरफ देखा और कहा, मिस्टर मित्रा, तुमने कुछ देर पहले हमसे 5000 करोड़ की रिश्वत ली थी और अब तुम हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने आए हो।
माना कि मैं आज रात बहुत बुरी तरह हार गया, लेकिन तुम्हारी रिश्वत की कहानी नोएडा सालों तक याद रखेगा। जितेश की बात सुनकर योगेश चौंक गया। योगेश ने आखिर कौन सी रिश्वत ली थी? जितेश को ये बात अच्छे से पता थी कि योगेश को अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह रहती है। योगेश खत्री फैमिली द्वारा किए गए सभी बुरे कामों को मीडिया के सामने एक्सपोज करने के इरादे से यहाँ आया था। एक बार सब कुछ एक्सपोज हो जाने के बाद खत्री फैमिली बर्बाद हो जाती, लेकिन जितेश ने उस पर एक सुइसाइडल अटैक कर दिया था। मिस्टर मित्रा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जितेश ने योगेश को कॉर्नर करने की कोशिश की। योगेश ने जितेश की तरफ घूर कर देखा। जितेश ने सोचा कि अगर वो और उसकी फैमिली नर्क में जा रहे हैं तो उन्हें योगेश को अपने साथ खींच लेना चाहिए। योगेश हैरान खड़ा हुआ था, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये मत कहना कि तुम भूल गए हो जेड आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसे कुछ दिन पहले ग्लोरी इंटरनेशनल के ऑक्शन हाउस में बेचा गया था। और इसे कितनी कीमत पर बेचा गया था? 5,000 करोड़। मुझे ये बताओ कि वो जेड आर्मस्ट्रॉन्ग तुम्हारे पास कहाँ से आया? जितेश ने योगेश से पूछा। योगेश के मुंह पर अभी भी ताला लगा हुआ था। जब मोहनीश ने देखा कि योगेश को ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो उसने जितेश से पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? योगेश जी तुमसे क्यों रिश्वत लेंगे? इस बार जितेश भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। क्या मैं सचमुच बकवास कर रहा हूँ? तुमने मुझे अरेस्ट किया, मैंने कंप्लेन की क्या? जबकि अभी तक इस बात का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया गया है कि खत्री फैमिली के मेंबर्स ने ऑफिसर्स पर अटैक किया था या नहीं। लेकिन मेरे पास मिस्टर मित्रा की 5,000 करोड़ रुपए की ब्राइबरी का पूरा सबूत है। ऐसा कहने के बाद वो दूर से बग्गा पर चिल्लाया, तुरंत घर के कैमरे का फुटेज लेके आओ। योगेश कांप उठा। अब ये बहुत बड़ी बात बन चुकी थी। पिछली बार जब वो खत्री फैमिली के घर गया था तो उसे चिंता थी कि अगर वो अंदर गया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जितेश ने अपने घर के अंदर भी कैमरास लगा रखे थे। ग्रेडी को पूरा भरोसा था कि योगेश लंबे टाइम के लिए सलाखों के पीछे जाने वाला था। दूसरी तरफ स्टेडियम से थोड़ी दूर अभी भी वो ब्लैक कार खड़ी हुई थी जिससे योगेश यहाँ आया था। ब्लैक कार में पीछे की सीट पर वही बूढ़ा इंसान बैठा था जिसने योगेश को ध्रुव को पुलिस ऑफिसर्स उधार देने के लिए कहा था। बूढ़ा आदमी भी कार के अंदर बैठ के सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, चलो चलते हैं, हम योगेश का इंतजार नहीं करेंगे। बूढ़े आदमी की बात सुन के ड्राइवर चौंक गया। सर, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मिस्टर मित्रा खतरे में है। ड्राइवर ने बूढ़े आदमी से पूछा। वो किसी खतरे में नहीं है। बूढ़े आदमी ने साफ साफ कहा। ड्राइवर की आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। योगेश की गलती ये नहीं है कि वो ब्राइबरी के चार्ज में फंस गया है। उसकी गलती ये है कि उसने ध्रुव को कम करके आंका। उसे ध्रुव की मदद करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। ध्रुव इसे खुद हैंडल कर सकता था। अब जो हो रहा है उसे भी ध्रुव सॉल्व ही कर लेगा। खत्री फैमिली बर्बाद हो जाएगी। वो ध्रुव के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते। बूढ़ा आदमी ध्रुव की एबिलिटीज पर बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे लगता था कि ध्रुव की मदद तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक वो मौत के करीब ना पहुंच जाए। वो चाहता था कि ध्रुव एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बन के उभरे, एक ऐसा इंसान जो सारी डिफिकल्टीज को अकेले फेस कर सके। बूढ़े की बात सुनकर ड्राइवर खुशी से मुस्कुराया और बोला, फिर ठीक है। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और कार वहाँ से चली गई। क्या ये सच है? मोनीश जो ध्रुव के बगल में खड़ा था उसने सरप्राइज होकर ध्रुव से पूछा। सरफेस पर योगेश शांत दिख रहा था लेकिन अंदर से बहुत वरिड था। योगेश ने ध्रुव की तरफ उम्मीद से देखा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ध्रुव ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाते हुए योगेश से कहा, आपके पास कोई प्लान है? मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? योगेश बहुत ही डेस्परेट साउंड कर रहा था। चिंता मत करो, जितेश के पास कोई सबूत नहीं है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए योगेश से कहा, उसके घर में सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए हैं। मैं उसके लिविंग रूम में चला गया था क्योंकि मैं जल्दी से दवा पाना चाहता था। योगेश ने ध्रुव से कहा। उसे अपनी केयरलेसनेस की वजह से गिल्ट महसूस हो रहा था। मैंने कहा ना कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। ध्रुव अभी भी टेंशन फ्री लग रहा था। योगेश उसकी बात सुन के, मिस्टर गिल, अब आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। योगेश ने ध्रुव से कहा। वो ऊपर ऊपर से तो हंस रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत चिंता भी हो रही थी। आखिर ध्रुव इस बात पर इतना कॉन्फिडेंट क्यों था कि जितेश के पास योगेश के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। ध्रुव ने ये बात सबके सामने कही थी। ग्रेडी और जितेश ने भी उसकी बात सुन ली थी। ग्रेडी अब तक बहुत खुश था कि उसके बेटे के पास सच में सबूत है। उसके बेटे द्वारा बनाया गया कोई भी सीक्रेट वीडियो पहली बार उसके काम आने वाला था। ग्रेडी जितेश के पास पहुंचा। जितेश ने ग्रेडी से कहा, पापा तुरंत घर का इंटरनेट बंद करा दीजिए। ध्रुव के साथ बहुत सारे हैकर्स काम कर रहे हैं। हम पुरानी गलती नहीं दोहरा सकते। बग्गा पर्सनली वीडियो वेरीफाई करके यहाँ आ जाएगा। ग्रेडी जितेश की बारी को समझ रहा था। ध्रुव के पीछे की टीम ध्रुव से भी ज्यादा डेंजरस थी। मैंने बग्गा को पहले ही बता दिया है। ग्रेडी ने जितेश को शो करते हुए कहा। वो योगेश को अपने साथ दलदल में खींचने के लिए डेस्परेट हो रहा था। ठीक उसी समय
ध्रुव के मोबाइल फोन पर जसविंदर ने एक मैसेज भेजा। बॉस, मैं अभी खत्री फैमिली के घर से बाहर निकला हूँ। किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सीक्रेटली 2 चीजों की अदला बदली कर दी है। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ध्रुव को पता नहीं था कि जसविंदर ने ऐसा कैसे किया, बल्कि जब ध्रुव ने जसविंदर को ऐसा करने के लिए कहा था तो वो थोड़ा सा नाखुश हुआ था। उसके जैसा एक टॉप मर्सनरी चोरों वाला काम नहीं करना चाहता था। ध्रुव बहुत शांत लग रहा था। उसकी शांति ने जितेश को थोड़ा डरा दिया था। पापा, भाई को हवेली भेज के पर्सनली वीडियो लाने के लिए कहो। जितेश ने ग्रेडी से कहा। खत्री फैमिली एक बड़े खतरे का सामना कर रही थी, इसलिए ग्रेडी के पास जितेश से इस बारे में बहस करने का समय नहीं था। जितेश फैमिली का इकलौता बेटा था, लेकिन जितेश का एक बड़ा भाई भी था। ये एक लड़का था जिसे जितेश अपने बड़े भाई के रूप में देखता था। खत्री फैमिली को वो लड़का कभी पसंद नहीं आया। एक बार ग्रेडी इस लड़के की वजह से जितेश पर गुस्सा भी हो गया था। इस वजह से जितेश ने उस लड़के को खत्री फैमिली की हवेली में लाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जितेश का बड़ा भाई दिमाग से भी कमजोर था। वो साफ बोल नहीं पाता था। वो नॉर्मल क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दे पाता था। वो कभी कभी अपना नाम भी भूल जाया करता था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स टॉप नॉच थी। वो बेसिकली जितेश का अनयूज्ड वेपन था। जितेश ने उसे सालों तक एक हवेली में रखा था। वो टाइम टाइम पर फीमेल स्टार्स को बड़े भाई के पास भेजता रहता था। बड़ा भाई पहले स्टार्स के साथ सेक्स करता, फिर उन्हें मार डालता। उसकी हवेली से आज तक कोई भी फीमेल स्टार जिंदा वापस नहीं आई थी। जितेश को यह भी पता था कि वो अपने बड़े भाई के बारे में किसी को नहीं बता सकता। यह इंसान उसका लास्ट वेपन था। लेकिन आज का दिन अलग था। अगर उसने आज अपने लास्ट वेपन का यूज नहीं किया तो उसकी फैमिली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ग्रेडी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और बग्गा को फोन किया। बग्गा, उस बेवकूफ से कहो कि सर्वेलेंस वीडियो हमें भेजे। ठीक है। बग्गा ने सिर हिलाते हुए ग्रेडी से कहा। वो तुरंत जितेश के कमरे में गया। जितेश के कमरे में उसके कंप्यूटर के सामने एक आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल लंबे थे और उसने समुराई सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा डरावना था। उस इंसान पर एक नजर डालने के बाद बग्गा खुद को कांपने से नहीं रोक सका। बग्गा ने कांपती आवाज में कहा, मैं सर्वेलेंस फुटेज लेने के लिए यहाँ आया हूँ। आदमी ने कुछ देर तक बग्गा को घूरा, फिर वो कंप्यूटर के सामने से हट गया। इसके बाद बग्गा जितेश के कंप्यूटर के पास गया। उसने फुटेज की कॉपी बनाई। फुटेज की कॉपी बनाने से पहले उसने उसे ध्यान से देखा। फुटेज साफ थी। बग्गा को लगा कि खत्री फैमिली का इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इसलिए किसी के लिए भी सर्वेलेंस फुटेज चुराना इम्पॉसिबल है। खत्री फैमिली पासा पलटने वाली है, बग्गा ने मन में सोचा। मैं जा रहा हूँ। सर्वेलेंस फुटेज की कॉपी करने के बाद बग्गा ने उस आदमी को प्रणाम किया और फिर चला गया। पूरे प्रोसेस के दौरान उस आदमी ने एक वर्ड भी नहीं कहा। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद बग्गा जल्दी से स्टेडियम की तरफ निकल गया। जल्दी ही ग्रेडी को बग्गा आता दिखा। सर, माफ करिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। बग्गा ने तुरंत यूएसबी ड्राइव ग्रेडी को दे दी। भले ही ध्रुव के पास सच में हैकिंग स्किल्स थी, लेकिन नेटवर्क के बिना वीडियो में कुछ भी करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। मिस्टर मित्रा, तैयार हो कि नहीं? ग्रेडी ने योगेश से पूछा। योगेश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? ये तो फुटेज देखने के बाद पता चलेगा। ग्रेडी ने किसी को एक लैपटॉप लाने का ऑर्डर दिया। जब उसने वीडियो पर क्लिक किया तो वो मॉनिटर पर साफ देख सकता था कि योगेश ने जेड आर्मस्टोन लिया था। मिस्टर मित्रा, जेड आर्मस्टोन की कीमत 5,000 करोड़ है। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे और खत्री फैमिली के बीच कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कहीं तुम्हारी हैकिंग टीम एक फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो नहीं क्रिएट कर देगी? ग्रेडी अपनी बात कहते हुए हंस रहा था। ये इम्पॉसिबल था। बैंक का सिस्टम ट्विटर जितना इजी नहीं था। अगर कोई बैंक के सिस्टम पर सक्सेसफुल अटैक लॉन्च कर सके तो एक बड़ी बात होगी। योगेश घबरा गया। वो ध्रुव की तरफ देखने लगा। मिस्टर गिल, क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? ग्रेडी ने हंसते हुए ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और शांति से कहा, इससे क्या साबित होता है? ग्रेडी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, जिस किसी को भी वीडियो चाहिए वो मुझसे आके ले ले। ग्रेडी के पीछे कई जर्नलिस्ट खड़े थे। इन सभी जर्नलिस्ट्स ने ग्रेडी की बात सुनी, लेकिन योगेश की प्रेजेंस की वजह से वो ग्रेडी को इग्नोर कर रहे थे। ग्रेडी जर्नलिस्ट्स का रिएक्शन देखकर गुस्सा हो गया। अगर उसने मौके पर वीडियो नहीं चलाया और इसके बजाय वो इस मैटर को अदालत में ले गया तो शायद ये वीडियो उतना यूजफुल साबित न हो। उसे डर था कि अगर उसने ध्रुव को टाइम दिया तो वो कुछ न कुछ खेल कर ही देगा। हताश होकर ग्रेडी वेम्बली मॉल की तरफ चल दिया, जो उसी एरिया में था। शाम के 8 या 9 बजे वेम्बली मॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ग्रेडी क्या करना चाहता था? उसने वेरीफाई किया कि यूएसबी ड्राइव पर मौजूद वीडियो सच में सर्वेलेंस फुटेज ही था। वो ये भी जानता था कि घर पर जितेश के बड़े भाई होते हुए वीडियो को एडिट करना इम्पॉसिबल था। ग्रेडी सीधे वेम्बली मॉल पहुंचा। उसे मॉल में बड़ी स्क्रीन का स्क्रीनिंग रूम मिला। जर्नलिस्ट्स भी ग्रेडी के पीछे हो लिए थे। ग्रेडी ने स्क्रीन पर चल रहे एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया। ग्रेडी ने यूएसबी ड्राइव इंसर्ट करके वीडियो पर क्लिक किया।
उसने कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया और लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करके उसने वीडियो प्ले किया। उसने ये भी अश्योर किया कि यूएसबी ड्राइव पर कोई वायरस ना हो। यूएसबी ड्राइव में एकमात्र वीडियो सर्वेलेंस फुटेज का था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ग्रेडी को जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हुआ। जैसे ही उसने वीडियो पर क्लिक किया, कंप्यूटर अचानक क्रैश हो गया। ग्रेडी का शरीर कांप गया और उसे पसीना आने लगा। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। कई बार प्रयास करने के बाद भी वो कंप्यूटर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सका। वेम्बली मॉल के बाहर देखते ही देखते बड़ा हंगामा मच गया। ऐसा लगता है कि ये सच है कि खत्री फैमिली ने पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया था। ये सिर्फ अफवाह नहीं है। अरे ये क्या है? क्या ये एक लाइव पॉर्न वीडियो है? देखते ही देखते वेम्बली मॉल लोगों से खचाखच भर गया। ग्रेडी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जिस पल कंप्यूटर क्रैश हुआ, उसी पल उसे पता चल गया था कि ध्रुव ने खेल कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव ने ये कैसे किया। ग्रेडी को केवल इतना पता था कि वो बर्बाद हो चुका था। उसकी फैमिली भी बर्बाद हो चुकी थी। सर, क्या आप नीचे जाकर देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है? बग्गा ने ग्रेडी से पूछा। उसने वेम्बली मॉल से आ रही अजीब सी आवाज सुन ली थी। कोई जरूरत नहीं। ग्रेडी ने अपना सिर हिलाया। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था मानो वो मर गया हो। वो जानता था कि वो फेल हो। लेकिन सर, अगर नीचे जाके देख लें तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी? बग्गा ने ग्रेडी से कहा। वो स्क्रीन को देखने के लिए नीचे गया। स्क्रीन पर चल रहे सीन को देखकर बग्गा चौंक गया। स्क्रीन पर चल रही फुटेज में जितेश कई सारी लड़कियों के साथ देखा जा सकता था। ये वीडियो खत्री फैमिली की हवेली में बनाया गया था। वीडियो में मौजूद सभी लोग नेकेड थे। वीडियो देख के ये साफ बताया जा सकता था कि लड़कियों को ड्रग किया गया है। कुछ लड़कियां वहाँ से जाना चाहती थीं, लेकिन जितेश उन्हें जबरदस्ती रोककर उनके साथ फिजिकल रिलेशंस बना रहा था। ये कैसे हो सकता है? बग्गा ने मन ही मन सोचा। वो बूढ़ा था, लेकिन उसे भी ऐसा सीन देखकर शर्म आ रही थी। लोग तो जितेश और खत्री फैमिली के प्रति नफरत से भर ही गए थे। एक तो जितेश ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने आई हुई मासूम लड़कियों का नाजायज फायदा उठाया था और आज उसने नोएडा की पुलिस पर अटैक कर दिया था। नोएडा के लोगों की नजर में जितेश दुनिया का सबसे घटिया इंसान बन चुका था। जल्द ही वेम्बली मॉल में हंगामा मच गया। मॉल हजारों लोगों से भरा हुआ था। सरकार को एक्शन में आके खत्री फैमिली की जांच के ऑर्डर्स देने पड़े। दूसरी ओर स्क्रीन पर चल रही फुटेज देखने के बाद बग्गा वापस ग्रेडी के पास पहुंच चुका था। सर, ये ध्रुव इतना खतरनाक है क्या? अब हम क्या करेंगे? बग्गा ने ग्रेडी से पूछा। अब केवल एक ही रास्ता बचा है। ग्रेडी की बात सुन के बग्गा की आंखें थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन चमक उठी। क्या तरीका है? बग्गा ने जल्दी से पूछा। ग्रेडी ने बेबसी से कंधे उचकाए। वो एक लंबी सांस लेके अपनी जगह खड़ा हो गया। वो ये नहीं पता लगा सका कि खत्री फैमिली के साथ ऐसा करने की कोशिश कौन कर रहा था। खत्री फैमिली एक ही दिन में यहाँ कैसे पहुँच गई? उसकी नजर में ध्रुव अकेला ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसके पास सच में ये कैपेसिटी होती तो वो खत्री फैमिली से ज्यादा फेमस होता। जितेश के सभी लोगों को पकड़ने और उनकी पिटाई करने के लिए खत्री फैमिली के बाकी मेंबर्स को बुलाओ, फिर उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दो। ग्रेडी ने अपना मन बना लेने के बाद बग्गा से कहा। ग्रेडी की बात सुन के बग्गा हैरान रह गया और उसने ग्रेडी से पूछा। सर, क्या आप सीरियस हैं? बेशक, हर कोई जानता है कि जितेश मेरा बेटा नहीं है। चाहे वो कुछ भी करे, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेडी ने अपने आखिरी कार्ड का यूज कर लिया था। अगर वो ये साबित नहीं कर सका कि योगेश ने रिश्वत ली थी, तो योगेश और मित्रा कॉम्प्लेक्स उस पर अटैक कर देंगे। जिन दोस्तों को उसने आज रात बुलाया था, उनका योगेश से कोई मुकाबला नहीं था। और तो और योगेश के एक ऑर्डर पर वो पीछे भी हट सकते थे। नोएडा में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन बग्गा ने हेल्पलेस होकर आह भरी। बग्गा, हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। इससे पहले सरकार हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दे, तुम कुछ पैसे निकाल के कहीं और रहने चले जाओ। ग्रेडी ने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी इतना इनसिक्योर महसूस नहीं किया था। सर, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले कुछ सालों में खत्री फैमिली की वजह से काफी पैसा कमाया है। बग्गा ने सिर हिलाते हुए ग्रेडी से कहा। अगर मैंने तुम्हें ये करने के लिए कहा है तो बस करो। जब मैं छोटा था, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी और उस समय की फेमस दीवा कामनी से शादी कर ली और मैं आज तक उस बात की वजह से पछता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी सलाह की अनदेखी करने की वजह से कल को तुम पछताओ। ग्रेडी ने बग्गा को समझाने की कोशिश की, लेकिन बग्गा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ग्रेडी ने बग्गा की तरफ देखा और सीरियसली कहा, फिर एकमात्र तरीका ये है कि सारा पैसा बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ में जितेश के काले कारनामों के जितने भी सबूत मौजूद हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। ग्रेडी ने बग्गा को ऑर्डर देते हुए कहा। बग्गा के पास सिर हिलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बग्गा को ये कहकर ग्रेडी नीचे चला गया। नीचे वेम्बली मॉल में लोगों की भीड़ अभी भी जमा थी। ग्रेडी बेहद अकेला महसूस कर रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। अरे वो ग्रेडी है ना? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि हम सिनेमा हॉल जाके इसके जैसे घटिया इंसान की फिल्म्स देखा करते थे। कुछ लोगों ने उस पर थूकना भी शुरू कर दिया। ग्रेडी ने किसी को कोई रिएक्शन नहीं दिया। वहाँ से निकलकर ग्रेडी ध्रुव और बाकी लोगों के पास चला गया। उसने पहले मोहनीश की तरफ देखा, फिर योगेश की तरफ देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा,
मिस्टर मित्रा, खत्री फैमिली हार गई है। मैं आपको भी अपने साथ फंसाना चाह रहा था, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। योगेश ने ग्रेडी की तरफ ध्यान से देखा। वो मुस्कुराने लगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। योगेश का दिल बड़ा था, उसने ग्रेडी को माफ कर दिया था। इसके बाद ग्रेडी ने मोहनीश की तरफ देखा और कहा, मोनीश, मुझे पता चला है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। वैसे तुमने खत्री फैमिली के स्कैंडल के बारे में तो सुना ही होगा। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा बेटा सच में मेरा बेटा है या नहीं। मोहनीश को यह देखकर सरप्राइज हुआ कि ग्रेडी ऐसे समय में खुद का मजाक उड़ा रहा था। मोहनीश को अभी भी उस पर भरोसा नहीं हुआ था। वो जानता था कि ग्रेडी चालाक है। मैं वही करूंगा जो सही है। मोहनीश ने ग्रेडी से कहा। ग्रेडी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। इससे ज्यादा कुछ भी कहना बेकार था। एंड में ग्रेडी ने ध्रुव की तरफ देखा। उसने ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गिल, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसकी बैकिंग मिली हुई है। ग्रेडी की बात सुनकर भी ध्रुव कुछ नहीं बोला। मैं ही हूँ मेरी बैकिंग, उसने मनी मन सोचा। ग्रेडी ने बोलना जारी रखा। मेरा बेटा बेवकूफ है, उसने तुमको नाराज कर दिया। मिस्टर गिल, उसने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मिस्टर गिल, क्या तुम प्लीज मेरे डाउट क्लियर कर सकते हो? ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मिस्टर गिल, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई हैकर बिना नेटवर्क के कैसे वीडियो से छेड़छाड़ कर सकता है। ग्रेडी के मन में फंसी एक गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। तुमको ये कैसे पता कि तुम्हारे हाथ में मौजूद यूएसबी ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ध्रुव ने ग्रेडी से पूछा। ये सुनकर ग्रेडी का शरीर अचानक कांप उठा। वो शॉक्ड होकर ध्रुव को देखे जा रहा था। ये क्या बकवास है? ध्रुव ने यूएसबी ड्राइव स्विच कर दी थी, लेकिन बग्गा तो पर्सनली ड्राइव लेके स्टेडियम के पास आया था। कुछ देर बाद ग्रेडी को फाइनली ध्रुव की बात का मतलब समझ में आ ही गया। मैं समझ गया। जब यूएसबी ड्राइव मेरे घर में थी तभी उसमें वायरस लगा हुआ था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मिस्टर गिल, तुम गजब हो। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ग्रेडी ने हंसते हुए ध्रुव से कहा। वो अपनी बेबसी पर हंस रहा था। थोड़ी देर बाद ग्रेडी वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में वो खत्री फैमिली की हवेली पहुँच गया। हवेली पहुँचकर उसने देखा कि खत्री फैमिली के सब मेंबर्स पहले से वहाँ पहुँच चुके हैं। बग्गा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ग्रेडी ने इन लोगों को स्टेडियम के बाहर नहीं देखा था। उसे पता था कि ये लोग यहाँ क्यों आए थे। इन लोगों को लग रहा था कि खत्री फैमिली बर्बाद होने वाली है। वो अपने पैसे लेने के लिए यहाँ आए थे। जब एक पावरफुल इंसान गिरता है तो उसके फॉलोअर्स भी बिखर जाते हैं। बग्गा ने ग्रेडी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें एक पैसा भी मत देना। ग्रेडी ने बग्गा को ऑर्डर देते हुए कहा। हाँ सर। बग्गा को ग्रेडी का रिस्पॉन्स पहले से ही पता था। उसके बाद ग्रेडी अपने कमरे में गया। उसने ड्रॉअर से एक बंदूक निकाली और एम्यूनेशन उसमें लोड किया। सर, आप क्या कर रहे हैं? बग्गा ग्रेडी की हरकत देखकर हैरान रह गया। ग्रेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस आदमी को दिखाने जा रहा हूँ कि नोएडा एंटरटेनमेंट सर्कल को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ग्रेडी ने ये कह के अपने कपड़े उतार दिए। वो बूढ़ा था लेकिन उसकी मसल्स अभी भी फ्रॉम। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बग्गा ने ग्रेडी से पूछा। ग्रेडी ने अपने कपड़े उतार दिए थे। उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब उतना अच्छा नहीं हूँ? बग्गा ने ना में सिर हिलाया। ग्रेडी काफी स्किलफुल इंसान था। वो 20 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स कर रहा था। उसने पहाड़ों पर जाकर ट्रेनिंग ली थी। हालांकि अब वो भी पुराना वाला ग्रेडी नहीं रहा था। उसका पेट निकल आया था, लेकिन अभी भी काफी लोग उसे 1-to-1 फाइट में हरा नहीं पाएंगे। खत्री फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मैं वापस नहीं आया तो पैसे लेके यहाँ से निकल जाना। ग्रेडी ने अपने हाथों पर पट्टियां लपेटते हुए बग्गा से कहा। बग्गा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्रेडी की बात पर कैसे रिस्पॉन्ड करे। उसके पास ग्रेडी को बाहर जाते देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ स्टेडियम के पास बाकी बचे हुए लोगों को अरेस्ट करने के बाद मोहनीश ने ध्रुव की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मिस्टर गिल, आप टैलेंटेड हैं। मैं ग्रेटफुल रहूंगा अगर आप मेरी दोस्ती की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। मोहनीश ने सिर झुकाते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव मोहनीश को पसंद करता था। उसकी नजर में मोहनीश एक सुलझा हुआ इंसान था। बेशक, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चलेगा ना? ध्रुव ने जवाब में मोहनीश से पूछा। यह सुनने के बाद मोहनीश ने खुशी से कहा, मिस्टर गिल, जरूर पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। क्या तुम अनिका को जानते हो? ध्रुव ने मोहनीश से साफ साफ पूछा। इसी वजह से उसने मोहनीश की तलाश की थी। बेशक ये केवल एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि मोहनीश और जितेश एक दूसरे से नफरत करते थे। ध्रुव का सवाल सुनकर मोहनीश चौंक गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कौन अनिका? भले ही उसने ध्रुव से कहा कि वो अनिका को नहीं जानता, उसकी आंखों में देखने से साफ पता चल रहा था कि सच्चाई कुछ और ही थी। कोई नहीं, जब हम दोनों के पास टाइम होगा तो कभी साथ में डिनर करने चलेंगे। ध्रुव ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मोहनीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक्स मिस्टर गिल। ध्रुव ने जवाब दिया। तुमको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। मुझे फ्यूचर में भी तुम्हारी मदद की जरूरत होगी।
ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मोहनीश और ध्रुव एक दूसरे को लंबे टाइम से नहीं जानते थे। उनकी मुलाकात सिर्फ एक दिन की थी, लेकिन मोहनीश को समझ आ गया था कि ध्रुव कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। देखने की बात यह है कि नोएडा के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। नोएडा सर्कल बहुत पावरफुल है, उसमें एंट्री लेना आसान बात नहीं थी। ध्रुव से बात करने के बाद मोहनीश खुशी खुशी वहाँ से चला गया। जब मोहनीश वहाँ से चला गया तो योगेश ने ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गिल, मैं आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ही फाइनली मेरी जान बचाओगे। मेरी चापलूसी करने के बजाय तुम मेरी कुछ मदद कर दो। ध्रुव ने एक डॉक्यूमेंट निकाल के योगेश को देते हुए कहा। आप चाहते हैं कि मैं नोएडा सर्कल छोड़ दूं? योगेश साफ तौर पर थोड़ा झिझक रहा था। आज रात जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। ध्रुव ने योगेश से कहा। मुझे सर्कल कब छोड़ना होगा? ध्रुव की बात सुनकर योगेश डिलेमा में फंस गया। आज, अभी, जितनी जल्दी करोगे उतना ही अच्छा होगा। ध्रुव सर्कल में मित्रा कॉम्प्लेक्स की पोजीशन के बारे में अच्छे से वाकिफ था। वो धीरे धीरे करके एंटरटेनमेंट सर्कल को कमजोर करना चाहता था। योगेश की एग्जिट सर्कल के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाली थी। मैं वापस जाके इसके बारे में सोचूंगा। योगेश ने ध्रुव से कहा। उसको पता था कि ये एक सीरियस मामला है, इसलिए वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता था। मैं तुम्हारी तरफ से गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। ध्रुव जानता था कि योगेश उसकी बात मान ही जाएगा। मोहनीश और योगेश के जाने के बाद ध्रुव पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार था। वो देखना चाहता था कि जितेश पुलिस स्टेशन में कैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से जा पाए उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है। ध्रुव की एक पल के लिए तो सांस ही रुक गई। कहीं खत्री फैमिली का कोई मेंबर उससे बदला लेने तो नहीं आया था। ध्रुव वहाँ पर अकेले खड़ा हुआ था। उसके पीछे खड़े हुए इंसान के पास वेपन तो नहीं थे। इससे पहले वो पीछे पलट कर देखे, उस इंसान ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। शराब पीनी है? नायरा ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने नायरा की आवाज सुनने के बाद राहत की सांस ली। क्या तुम मुझे शराब पिलाने की कोशिश कर रही हो? नशे में तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं करोगी? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए नायरा से पूछा। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खासकर वो मर्द जो मेरे लेवल के नहीं होते हैं। नायरा को समझ में नहीं आया कि उसने ध्रुव से ऐसा क्यों कहा। ध्रुव तो उसके ऊपर के लेवल का बंदा था। क्या वो ध्रुव को कुछ सिग्नल देना चाहती थी? आखिर उसने अपने लेदर की पैंट उतार के जीन्स क्यों पहन ली थी? क्या उसे लग रहा था कि अगर वो कपड़े बदल लेगी तो ध्रुव उस पर ज्यादा ध्यान देगा? ठीक है, फिर मैं पूरे दिन बिजी रहा हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। ध्रुव ने नायरा को आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वो मिक्सर क्लब के अंदर जाने वाला था, उसका फोन बज उठा। ध्रुव ने देखा कि निधि उसे फोन कर रही थी। दोस्त है? नायरा ने उत्सुकता से पूछा। ध्रुव ने ऊपर देखा। उसे याद आया कि जब निधि कठौता में थी तो वो जानबूझकर उसकी मदद करने के लिए दिल्ली आई थी। फियांसे है मेरी। ध्रुव ने नायरा को जवाब दिया। ठीक है, फोन उठाओ, फिर हम कभी और ड्रिंक कर लेंगे। नायरा पलटी और वहाँ से चली गई। वहाँ से जाते वक्त वो बहुत कूल एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। नायरा को लग रहा था कि वो अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाई थी। क्या ध्रुव को उसके रियल इंटेंशन के बारे में पता चल गया था? असल में मिक्सर क्लब के अंदर 20 मुस्तंडे ध्रुव को पीटने के लिए तैयार बैठे थे। नायरा ध्रुव के हाथों हुई ह्यूमिलिएशन को भूली नहीं थी। उसे किसी भी मर्द से हारना पसंद नहीं था। उसे ध्रुव से बदला लेने के लिए कुछ और टाइम इंतजार करना होगा। ध्रुव ने फोन का जवाब दिया। निधि कुछ पलों के लिए कुछ नहीं बोली। उसे नहीं पता था कि उसका और ध्रुव का रिश्ता आखिर है क्या। मेरी दादाजी नोएडा पहुंचने वाले हैं। मैंने उनके लिए पहले से ही एक होटल बुक कर दिया था। जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझसे मिलने जा सकते हो। निधि ने ध्रुव को बताया। इतनी जल्दी पहुंच गए? मैं उन्हें लेने चला जाऊंगा। ध्रुव ने निधि से कहा। उसके गौरदास के साथ अच्छे संबंध थे। और सुनो, गिल फैमिली के कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हें नोएडा से वापस बुलाने के लिए कहा है। अगर तुमने एक हफ्ते के भीतर नोएडा नहीं छोड़ा तो वो मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए फोर्स करेंगे। निधि ने ध्रुव को बताया। ये सुन के तुम तो बहुत खुश हुई होगी। ध्रुव ने निधि को चिढ़ाते हुए कहा। निधि ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। कितना बेशर्म आदमी है। क्या उसे समझ नहीं आया कि मैं अब एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती? जस्ट बिकॉज वो दिखने में अच्छा है तो क्या वो कुछ भी कर सकता है? निधि ने मन ही मन सोचा। निधि के फोन रखने के बाद ध्रुव ने गौरदास को फोन किया। गौरदास ने हाई स्पीड ट्रेन ली थी और वो 11 बजे लाल बाग ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाले थे। ध्रुव उन्हें लेने के लिए तैयार होकर लाल बाग ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। ठीक उसी समय खत्री फैमिली की हवेली में एक आदमी एक समुराई सूट पहने बैठा हुआ था। उसकी कमर पर एक समुराई तलवार भी खुसी हुई थी। सड़क के किनारे मौजूद लोगों को लगा कि ये इंसान किसी कॉमिक से निकल कर आया है। वो आदमी था जितेश का बड़ा भाई। ध्रुव गिल, तुम कल का सूरज देखने का सपना भी मत देखना। इतना कहने के बाद ग्रेडी ने अपने बगल की दीवार पर मुक्का मारा। पुरानी दीवार में असल में मैं रास्ते में हूँ, मुझे बस आधा घंटा और लगेगा।
ध्रुव ने निधि के दादा से बात की। गौरदास को आने में आधा घंटा लगने वाला था। वहीं दूसरी तरफ ग्रेडी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे भरोसा नहीं था कि आज रात जो वो करने जा रहा है उसे कोई और कर सकता था या नहीं। यहाँ तक कि अगर उसे जितेश के बड़े भाई के हवाले कर दिया जाता तो भी वो शो नहीं हो सकता था। ग्रेडी को खुद जाकर ध्रुव को ढूंढना पड़ा। ध्रुव लाल बाग ट्रेन स्टेशन के बाहर एक जगह बैठा था। उसने तृप्ति को एक मैसेज भेजा। तृप्ति अभी अभी नहाई थी और सोने जा रही थी। ध्रुव के मैसेज के जवाब में तृप्ति ने मैसेज भेजा, जाकर सो जाओ, और खुद सोने चली गई। ध्रुव ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि तृप्ति फिर से नाराज हो गई होगी। तृप्ति को पता था कि ध्रुव गौरदास से मिलने गया था। ध्रुव ने मुंह बनाया और जवाब दिया, ओके। उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसे हर हाल में गौरदास की मदद करनी थी। गौरदास ने अपनी सारी जिंदगी उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे गलत समझा गया और उसे भारत के बाहर जाकर जिंदगी गुजारनी पड़ी। अगर निधि उसकी फियोंसे न भी होती तो भी ध्रुव गौरदास की मदद करता। कुछ ही देर में गौरदास भी लाल बाग स्टेशन पहुंच गया था। ध्रुव ने गौरदास को पहले ही मैसेज भेजकर बता दिया था कि वो किस गेट पर मिलेगा, लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद भी गौरदास की कोई खबर नहीं मिली तो ध्रुव ने फिर से गौरदास को फोन किया। 2 रिंग्स जाने के बाद उसने तुरंत फोन उठा लिया, लेकिन फोन की दूसरी तरफ की आवाज गौरदास की नहीं लग रही थी। Mr. Gill, it's been a long time to see you. ध्रुव इस आवाज को अच्छे से पहचानता था। ये ग्रेडी की थी। ग्रेडी की आवाज सुनते ही ध्रुव को समझ में आ गया कि ग्रेडी कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। ध्रुव ने बहुत समझदारी से पूछा, सीधा बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? जवाब में ग्रेडी ने हंसते हुए कहा, मिस्टर गिल, तुम वाकई बहुत समझदार हो, पर मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैंने सुना है कि मिस्टर वर्मा यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि उन्हें यहाँ लाना सही फैसला नहीं है। अगर मैंने अभी उन्हें नहीं रोका होता तो कई लोग उन्हें गेट पर ही पकड़ लेते। ये सुनकर ध्रुव सख्ते में आ गया। उसने तुरंत अपने चारों ओर देखा। लाल बाग स्टेशन पर माहौल वाकई कुछ अलग लग रहा था। ध्रुव को लग रहा था कि शायद ये लोग सुरक्षा के लिए भेजे गए हैं, पर अब ग्रेडी से बात करके लग रहा था कि उनका मकसद गौरदास को पकड़ना था। ध्रुव को कुछ शक हुआ। उसने ग्रेडी से पूछा, गौरदास ने क्या क्राइम किया है? जवाब में ग्रेडी ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन अगर वो यहाँ आ जाता तो ऐसे कई लोग हैं जो उसे वहीं खत्म कर देते। कई लोग उसे निपटाना चाहते हैं। इतना कहने के बाद ग्रेडी ने मन ही मन कहा, ध्रुव, तुम भले ही कितने भी स्मार्ट हो, पर तुम्हारी भी कई कमजोरियां हैं। गौरदास को यहाँ बुलाने का मतलब है उसे बेमौत मारना। ध्रुव ने फिर से पूछा, वैसे तुम क्या चाहते हो? जवाब में ग्रेडी मुस्कुराकर शुरू हुआ, पर धीरे धीरे वो सीरियस होता चला गया। मैं क्या चाहता हूँ? कुछ खास नहीं मिस्टर गिल, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। न ही मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज का अंदाजा है, लेकिन अगर गौरदास की सलामती चाहते हो तो लाल बाग स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर खंडहर में आ जाओ। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर ग्रेडी ने फोन काट दिया। ध्रुव ने तुरंत टैक्सी ली और ग्रेडी की बताई जगह की ओर चल दिया। ये एक साजिश थी और ध्रुव को अच्छे से पता था कि ग्रेडी उसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया होगा। कोई 10 मिनट बाद ध्रुव ग्रेडी की बताई जगह पर पहुंच चुका था। ये एक पुराना खंडहर था। यहाँ पहुँचने के बाद ध्रुव ने पहले जगह को बाहर से अच्छे से देखा। फिर उसने ग्रेडी को मैसेज भेजा, मैं पहुंच गया हूँ। खंडहर खाली पड़ा था और वहाँ तोड़ फोड़ के निशान थे। बीच में एक बड़ा सा यार्ड था जहाँ सीमेंटेड मलबा पड़ा था, जिसमें जगह जगह घास उगाई थी। जैसे ही ध्रुव ने मैसेज देखा, उसने देखा कि ग्रेडी एक बड़े कंक्रीट के पीछे से बाहर आकर जोर से हंस दिया। ध्रुव ने उसकी हंसी को इग्नोर करते हुए पूछा, वो कहाँ है? ग्रेडी ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, मुझे लगा तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम तो डर रहे हो। क्या तुम्हारा गुरु चला गया है, इसीलिए डर रहे हो? ध्रुव हैरान था। वो ग्रेडी की बात का मतलब नहीं समझ पाया। उसने हैरानी से कहा, गुरु? ध्रुव के ऐसे पूछने पर ग्रेडी ने कहा, मेरे सामने ड्रामा मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम वर्मा फैमिली के होने वाले दामाद हो, और सुना है वर्मा फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन गौरदास तुम्हें बहुत पसंद करता है। ध्रुव, तुम बहुत एम्बिशियस हो और अच्छे से जानते हो कि यूपी के अंदर कोई गौरदास का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हारे दिन पूरे हुए। अब अपनी अर्थी की तैयारी कर लो। ग्रेडी की बात पर ध्रुव हंस पड़ा। उसने हंसते हुए पूछा, तो तुम सोचते हो कि मुझे वर्मा फैमिली का सपोर्ट है? निधि ध्रुव की मदद करना चाहती थी, लेकिन बाद में निधि को पता चला कि वो ध्रुव की मदद नहीं कर सकती। उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो ध्रुव की मदद कर सके। ध्रुव के सवाल पर ग्रेडी ने बेफिक्री भरे अंदाज में कहा, बेशक तुम्हारे पास गिल फैमिली का भी सपोर्ट है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा। तुम्हें लगता है कि तुम होशियार हो? ध्रुव अब तक
गिल फैमिली में वापस नहीं लौटा था। ध्रुव के मन में अपनी दादी के अलावा गिल फैमिली के लिए कोई इज्जत नहीं थी। गिल फैमिली बेरहम थी, नहीं तो ध्रुव और उसकी माँ अपनी जिंदगी का इतना बड़ा समय दिल्ली में इतनी बुरी कंडीशन में ना बिता रहे होते। ध्रुव के ऐसा कहने पर ग्रेडी ने सीरियस होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझे नहीं लगता कि तुमको कुछ भी जानकारी है। अगर गिल फैमिली और वर्मा फैमिली एकजुट हो जाती है तो सारी दुनिया को उन्हें इज्जत देनी होगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम खत्री फैमिली से अकेले निपट सकते हो? सच कहूं, अगर तुम्हारे पास गिल फैमिली या वर्मा फैमिली का सपोर्ट ना हो तो वो लोग तुम्हें इस लायक भी नहीं समझेंगे कि तुम्हारी तरफ सीधी नजर से देखें भी। उनका मानना था कि केवल यही कारण बता सकता है कि वो ध्रुव से क्यों हारे। ध्रुव को गिल फैमिली या वर्मा फैमिली की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने ग्रेडी की बातें सुनी तो वो थोड़ा हैरान जरूर था। ये दोनों फैमिली साधारण नहीं थी, क्योंकि पूरे यूपी में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इनका नाम न सुना हो। आयरलैंड में गिल फैमिली की जो यूनिट काम करती थी उसकी हालत बेदी फैमिली से ज्यादा बेहतर नहीं थी। अंत में ध्रुव ने ग्रेडी को घूर कर देखते हुए पूछा, गौरदास कहाँ है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर ध्रुव के पूछने पर ग्रेडी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, हलवा समझ रखा है क्या जो यहाँ अकेले आ गए और गौरदास को लेकर चले गए? ग्रेडी की बात पर ध्रुव ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो जो करना है जल्दी करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने केपेबल हो और तुम्हारे पास कैसे हथकंडे हैं। चलो दिखाओ तुम क्या करते हो। ध्रुव सीधे सीधे ग्रेडी को चैलेंज कर रहा था, पर ग्रेडी ने गुस्से में कहा, हथकंडे? मेरे पास कोई हथकंडे नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे लिए हथकंडों की जरूरत पड़ेगी? पर मैं तुमको ये जरूर दिखाऊंगा कि हमने 10 साल से अपनी पोजीशन कैसे बना रखी है। ग्रेडी की बात खत्म होने के साथ ही उसकी मुट्ठियों से चटकने की आवाज सुनाई दी। साथ ही उसके पीछे कई लोग दिखाई दिए। कोई 40-50 लोग थे, लेकिन सभी काफी चुस्त दुरुस्त और मस्कुलर थे। उन सभी की मुट्ठियां भी उन्हीं की तरह सख्त लग रही थीं। ध्रुव ने इन लोगों पर नजर डालकर ग्रेडी को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बस इतने ही? ध्रुव की बात सुनकर ग्रेडी का गुस्सा भड़क गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारे लिए इतने काफी नहीं है। ये स्मार्टनेस किसे दिखा रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक मर्सनरी, एक अंडरवर्ल्ड से जुड़ा गैंगस्टर है और शायद एक किलर भी है। उन सब में केवल मर्सनरी ही कुछ काम का लगता है, पर तुमने तो उसे भी वापस भेज। तुम इडियट हो ध्रुव, जो तुमने जसविंदर को वापस भेज दिया। अब तुम्हें बचाने वाला कौन बचा? ध्रुव ने इससे इनकार नहीं किया। ग्रेडी ने ध्रुव के बारे में पहले से ही जानकारी बटोरी थी। उसके लिए ये जानना मुश्किल नहीं था कि जसविंदर एयरपोर्ट से निकल चुका है। शायद इसलिए ही ग्रेडी इतना कॉन्फिडेंट था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम जानते हो मैंने जसविंदर को क्यों नहीं रोका? क्योंकि तुम बेवकूफ हो ध्रुव। ग्रेडी गुस्से में दहाड़ता हुआ बोला, अगर जसविंदर यहाँ होता तो भी शायद उसे थोड़ा डर लगता, पर जसविंदर यहाँ है नहीं तो अब कोई परेशानी नहीं। जसविंदर वहाँ नहीं था, इसका मतलब आज ध्रुव को मरने से कोई नहीं बचा सकता था। ग्रेडी ध्रुव की तरफ लपका। गौरदास को एक पिलर से बांध रखा था। जब उसने ग्रेडी को ध्रुव की ओर भागते देखा तो वो चिल्लाया, ध्रुव बी केयरफुल। गौरदास जानता था कि उसने यहाँ लाल बाग आकर ध्रुव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। हालांकि गौरदास के लिए इस लालच को ठुकराना और भी मुश्किल था। वो सारे मामले को पलटने में उसकी मदद करने का लालच नहीं ठुकरा पाया। ग्रेडी बहुत तेजी से ध्रुव की ओर दौड़ा। पलक झपकते ही ग्रेडी ध्रुव के सामने आ गया था। वो पहल करना चाहता था। ध्रुव के पास आते ही उसने ध्रुव के चेहरे पर अपना घूंसा मारा। वो ध्रुव को पीट पीट कर मार डालना चाहता था। उसने अपने पहले घूंसे में ही अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था और अगले ही पल ग्रेडी हैरान रह गया। ध्रुव उसकी सोच से भी ज्यादा फुर्तीला था और बहुत प्रोफेशनल भी। ध्रुव ने उसके हमले से बचने की कोई कोशिश ही नहीं की, उल्टा ग्रेडी के घूंसे पर निशाना लेकर अपना घूंसा चला दिया। दोनों के घूंसे आपस में टकराए। ग्रेडी के पास रिएक्ट करने का समय ही नहीं था। अगले पल ग्रेडी को लगा उसका पंजा टूट गया है। दोनों के घूंसों की इस टक्कर से ग्रेडी झटके के साथ 5 कदम पीछे जा गिरा। वो इस नजारे को देखकर हैरान था। उसे ध्रुव की ताकत से डर लग रहा था और ये हाल केवल ग्रेडी का ही नहीं, उसके पीछे खड़े लोगों का भी था। वो ध्रुव को देखकर हैरान थे, पर ध्रुव बेफिक्री के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए ग्रेडी से कहा, मैंने जसविंदर को जाने दिया क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और जिसके पास ताकत है उससे किसी से डर नहीं है। ग्रेडी की स्किल्स को भारत के सभी मार्शल आर्ट स्कूल्स ने मान्यता दी थी। मार्शल आर्ट में उसने न जाने कितने नेशनल अवार्ड्स जीते थे और मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी कितने ही सालों से ग्रेडी लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन इस समय ध्रुव के एक घूंसे ने ग्रेडी को 5 कदम दूर फेंक दिया। इससे भी डरावनी बात यह थी कि ध्रुव अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेडी से लड़ना इतना सेटिस्फैक्टरी होगा। आज ध्रुव को समझ में आया कि द बेस्ट फाइटर हमेशा अपने द बेस्ट से लड़ना क्यों चाहता है, क्योंकि द बेस्ट से लड़ने में ही इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है। ध्रुव ने ग्रेडी की ओर अपना हाथ लहराते हुए कहा, Come again? ग्रेडी ने अपने दांत पीस लिए और फिर खड़ा हो गया। अगले ही पल ग्रेडी फिर से ध्रुव की तरफ लपका। ध्रुव तुरंत नीचे झुका और ग्रेडी की कमर पर बंधी बेल्ट को पकड़कर उसे उठा दिया।
ग्रेडी को अभी तक लग रहा था कि ध्रुव का पहला वार तुक्के से सही निशाने पर लगा था, पर अब जाकर ध्रुव ने स्किल्स दिखाए और वो कमाल के थे। ग्रेडी को साफ महसूस हो रहा था कि उसके पैर जमीन से ऊपर जा रहे थे और उसका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, ध्रुव ने सीधे उसकी कमर में एक घूंसा जड़ दिया। ग्रेडी की कमर पर जबरदस्त चोट लगी थी। ध्रुव ने जब ग्रेडी को हवा में उठाया था, उस वक्त उसे ग्रेडी में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, इसलिए ध्रुव ने ग्रेडी पर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, पर ग्रेडी के लिए इतना ही काफी था। ग्रेडी घायल हो गया था। मौका देखकर ध्रुव ने ग्रेडी को मारने के लिए फिर से अपना हाथ उठाया। ग्रेडी के वाइटल ऑर्गन ध्रुव की रेंज में थे, पर अचानक ध्रुव रुक गया। ग्रेडी के मुंह से खून आ रहा था और वो जमीन पर लेट गया था। ये देखकर ध्रुव ने अपना घूंसा ग्रेडी पर न चलाकर नीचे जमीन में मार दिया। ग्रेडी की हालत देखकर ध्रुव ने उसे छोड़ दिया और उससे कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। ग्रेडी भी बड़े लेवल का फाइटर था। वो जानता था कि ध्रुव चाहता तो एक ही घूंसे में उसका काम तमाम कर सकता था, पर ध्रुव ने उसे छोड़ दिया था। ग्रेडी के पीछे मौजूद लोगों ने देखा कि ग्रेडी जैसे इंसान को भी ध्रुव ने केवल 10 सेकंड में गिरा दिया था, तो वो सभी हैरान रह गए। अभी अभी ध्रुव ने ग्रेडी को लगभग मार ही डाला था। फिर ग्रेडी धीरे से खड़ा हुआ और ध्रुव को घूरने लगा, जैसे उसका अपना शरीर लड़खड़ा रहा हो। वो कांप रहा था। ग्रेडी के खड़े होते उसके सारे गुंडे ध्रुव की तरफ लपके, पर ग्रेडी ने अपना हाथ उठाकर अपने पीछे खड़े लोगों को रोकते हुए कहा, कोई बीच में नहीं आएगा। ये कोई नई बात नहीं थी। ग्रेडी अपनी बराबर की ताकत वाले लोगों से अकेला ही लड़ता था। ऐसा उसने कई बार पहले भी किया था, इसलिए उसके गुंडे अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। ध्रुव ने जब ग्रेडी की बात सुनी तो उसने ग्रेडी को समझाते हुए कहा, ग्रेडी, तुम अब और नहीं लड़ सकते। तुम्हारी कमर में चोट लगी है। इस लड़ाई को यहीं रोक दो। ग्रेडी ने दांत पीसते हुए ध्रुव की ओर देखकर कहा, तुमने ये स्किल उस मर्सिनरी जसविंदर से सीखे हैं, है ना? तुम्हारा तरीका थोड़ा वाइल्ड है। ग्रेडी कई मर्सनरीज को जानता था। वो ध्रुव के मूव को जानता था। ध्रुव थोड़ा एक्साइटेड था। उसने ग्रेडी के सवाल के जवाब में कहा, हाँ, मैंने जसविंदर से ही सीखा है। सही कहें तो ग्रेडी के मूव केवल शो ऑफ के लिए नहीं थे। वो भले ही एक पॉपुलर एक्टर हो, पर असल में मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट था। ग्रेडी ने ध्रुव से कहा, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कम ही लोग अपनी बराबरी के मिले हैं और मैं कहूँगा कि तुम उन सब में काफी अच्छे हो। फिर वो पीछे मुड़ा और अपने पीछे के लोगों से कहा, कोई बीच में मत आना। अगर मैं हार गया तो ये खत्री फैमिली की हार होगी और फिर तुम लोग ध्रुव को जाने देना। उससे उलझने की जरूरत नहीं है। उस पल ग्रेडी का ध्रुव को देखने का नजरिया बदल गया। उसने ध्रुव को जाने देने की बात कही थी। इसका मतलब वो समझ गया था कि ध्रुव आसान शिकार नहीं था। फिर ग्रेडी सबके सामने अपने शरीर पर लगी सभी बैंडेज हटाने लगा। ग्रेडी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, मुझे हर 3 दिन में ये पट्टियां बदलनी पड़ती। सही कहूँ तो बचपन से ही मैं मार्शल आर्ट का दीवाना था। मेरे इस जुनून ने मुझे लगभग खत्म ही कर दिया है। काश कि तुम्हारी तरह मुझे भी कोई ट्रेन करने वाला होता, कोई मुझे भी सपोर्ट देता, तो आज खत्री फैमिली कहीं और होती। हम एक लेवल पर अटक गए हैं और अब और ऊपर नहीं जा सकते। ग्रेडी ने अपनी पट्टियां उतारते हुए कहा। जब उसने सभी पट्टियां हटा दी तो उसे कुछ राहत मिल रही थी। उसने आगे कहा, तो चलो आज अच्छे से लड़ेंगे। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे एक बार जसविंदर से लड़ने का मौका मिले। खैर, वो नहीं तो तुम ही सही। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि ग्रेडी मार्शल आर्ट के लिए इतना क्रेजी होगा। उसके चेहरे पर तेजा जैसे हाव भाव दिख रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरानी ध्रुव को ग्रेडी के शरीर को देखकर हुई। पट्टियां हटाने के बाद साफ दिख रहा था कि ग्रेडी के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। शरीर में जहां तहां खरोच के निशान थे, तलवार के घाव थे। कई निशान तो काफी जानलेवा लग रहे थे। वो सच में एक मार्शल आर्ट मेनियाक था। बाद में वो शायद पैसे, लड़कियों और लाइमलाइट के कारण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया था। अपने शरीर की सारी पट्टियां उतारने के बाद ग्रेडी चिल्लाया, बी केयरफुल ध्रुव। इतना कहते ही अगले पल ग्रेडी ने फिर से हमला कर दिया। इस हमले की स्पीड और स्ट्रेंथ पिछले हमले से कई गुना ज्यादा थी। ध्रुव को लग रहा था जैसे ये पहले वाला ग्रेडी नहीं था। हालांकि ग्रेडी की बॉडी और हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी हमले की शार्पनेस कमाल की थी। ग्रेडी के हमले से बचने के लिए ध्रुव एक तरफ झुक गया, पर ग्रेडी की स्पीड तो कमाल की थी, पर उसका अपनी स्पीड पर कंट्रोल और भी जबरदस्त था। ध्रुव के एक तरफ मुड़ते ही ग्रेडी ने अपने हमले की दिशा भी बदल दी थी, मानो वो ध्रुव के अगले मूव के बारे में अच्छे से। अभी तुम बच्चे हो, ग्रेडी मन ही मन बोला, लेकिन जब तक वो ध्रुव के पास आता ध्रुव नीचे बैठ गया था, जैसे कि उसे ग्रेडी की अगली चाल के बारे में पहले से ही पता हो। ध्रुव के मुंह से निकला, मैंने कहा ना। इसके साथ ही ध्रुव ने ग्रेडी की छाती पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। ध्रुव के एक मुक्के से ही ग्रेडी उड़ता हुआ कुछ मीटर दूर जा गिरा। ग्रेडी ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव की ताकत जबरदस्त थी और उसके मूव उतने ही खतरनाक। ग्रेडी के पीछे कंक्रीट में एक स्टील रेलिंग लगी थी। अगर ग्रेडी उस पर गिरता तो स्टील की सलाखें उसकी छाती के आर पार हो जाती और वो वहीं मारा जाता। पर पता नहीं कैसे ध्रुव सही समय पर सही जगह पर पहुंच गया था। उसने ग्रेडी को बचाने के लिए बहुत फुर्ती से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बचा लिया।
हालांकि इसमें ध्रुव के हाथ में भी गहरी चोट आई, पर ग्रेडी मरने से बच गया। ग्रेडी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव उसे स्टील की सलाखों से बचाने आएगा। ग्रेडी के पीछे मौजूद लोगों ने देखा कि ग्रेडी को कुछ होने वाला है, तो वो तेजी से ग्रेडी की मदद के लिए दौड़े। उन्हें विश्वास नहीं था कि ध्रुव ग्रेडी को बचाने के लिए ऐसे लपकेगा। वो तो यही सोच रहे थे कि ध्रुव ग्रेडी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उनके आने से पहले ही ग्रेडी को ध्रुव ने बचा लिया था। ग्रेडी ने अपना हाथ उठाकर लोगों को आने से मना कर दिया, जिसे देखते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए। ग्रेडी ने अपनी नाकामयाबी पर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर गिल, तुमने मुझे हरा दिया है। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। आई एम नॉट अ सॉ लूजर, पर फिर भी तुम गौरदास को अपने साथ ले जा सकते हो। ध्रुव ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। ग्रेडी अभी थका नहीं था, उसके पास स्टैमिना की कमी नहीं थी, पर वो समझ गया था कि उसका ध्रुव से कोई मुकाबला नहीं था। ग्रेडी ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम न केवल ताकतवर हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। इसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आजकल तुम्हारे जैसा शख्स मिलना मुश्किल है मिस्टर गिल। ध्रुव ने ग्रेडी की ओर देखते हुए कहा, तुम पहले से ही काफी घायल हो ग्रेडी। इतना कहकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे घायल न भी होते तो भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाते। ध्रुव की बात पर ग्रेडी भी मुस्कुराकर हंसता हुआ बोला, जवानी में मिले होते तो बताता, अभी थोड़ी उम्र भी तो हो गई है। ग्रेडी ने मुस्कुराकर ध्रुव को देखकर आगे कहा, ध्रुव से लड़ने में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, पर फिर भी वो ध्रुव को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाया। पर मैं तुमको सलाह दूंगा कि इससे पहले किसी को गौरदास के बारे में पता चले, जल्दी से जल्दी गौरदास को लेकर वापस चले जाओ। गौरदास अपना एक अलग रास्ता है जिस पर चलना बहुत कठिन है। अगर तुमने वो रास्ता जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा तो तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल होगा। इसके बाद ग्रेडी ने अपने शरीर का पसीना पोंछते हुए कहा, एक बात और मुझे तुमसे पूछना था। छोड़ो। वो ध्रुव से कुछ पूछना चाहता था, पर पता नहीं क्या सोचकर मना कर दिया। ध्रुव उसके दिल की बात समझ गया था। उसने ग्रेडी से कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया? ग्रेडी ने भौहें सिकोड़कर कहा, मैं जानना चाहता हूँ। तो ध्रुव ने जवाब में कहा, मैं दिल से अच्छा इंसान हूँ। मुझे जितेश ने उकसाया है, इसलिए मैं केवल जितेश से निपटूंगा। उधर दूसरी तरफ नोएडा के हॉस्पिटल में कामिनी काफी देर से कुछ सोच रही थी। जब उसने देखा कि ग्रेडी बहुत देर तक वापस नहीं आया तो वो परेशान हो गई। अंत में कामिनी ने फिर अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। 2 बीप की आवाजें आई और फिर दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। कामिनी ने दोबारा फोन किया और फिर दूसरी तरफ से फोन कट गया। कामिनी थोड़ी परेशान थी। वो जानती थी कि उसे फोन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कामिनी को लगा कि ग्रेडी ध्रुव के साथ डील नहीं कर सकता है। थोड़ी देर बाद कामिनी ने एक टेक्स्ट मैसेज लिखा, जितेश मुसीबत में है, क्या आप उसे बचा सकते हैं? मैं आपसे विनती कर रही हूँ। इसके बाद लगभग 10 मिनट बाद कामिनी को जवाब में एक मैसेज मिला। जब कामिनी ने उस मैसेज को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर लाल बाग स्टेशन के पास के खंडहर में ध्रुव के पास मौजूद जानकारी को देखकर ग्रेडी हाँफ रहा था। उसने ध्रुव की ओर देखा और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ध्रुव नहीं, मिस्टर गिल। ग्रेडी ने ध्रुव की ओर देखा और उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों था। ध्रुव ने उसकी आंखें देखी तो गुस्से में बोला, तुम मुझे इस तरह से मत देखो, हम अभी अभी लड़कर देख चुके हैं, है ना? ध्रुव ने ग्रेडी से कहा। भले ही ध्रुव के सामने ग्रेडी ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन वो काफी फेमस था। ग्रेडी ने अपनी आंखें पोंछी और सीधे जमीन पर बैठ गया। वो थक गया था, वो सचमुच बहुत थक गया था। ध्रुव के खिलाफ जाने के एक दिन के बाद ही ग्रेडी को एहसास हो गया कि ध्रुव के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। ध्रुव के पास ताकत, रिसोर्सेस, चालाकी और बहुत बड़ा दिल था। इससे भी बढ़कर ध्रुव में कमाल की फोरसाइट थी। वो काफी दूर तक देख सकता था। अंत में ग्रेडी ने अपना सिर उठाकर ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में ध्रुव के लिए इज्जत थी। उसने पूछा, क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? ध्रुव ने अपने कंधे उचकाए और बगैर किसी दिखावे के सीधे से कहा, सच कहूँ, मुझे पता है कि तुमने यहाँ आसपास लोगों को घात लगाकर तैनात कर रखा है। उनके पास गन्स भी हैं। फिर ध्रुव ने ग्रेडी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, लेकिन मैं तुमको सलाह दूंगा कि कोई उटपटांग हरकत मत करना। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। वो लोग तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, पर अगर मुझे मजबूर कर ही दोगे तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? ध्रुव की बातें सुनकर ग्रेडी सचमुच हैरान था। वो नहीं जानता था कि क्या ध्रुव ने पहले से इसके लिए भी प्लान कर रखा था, या फिर ध्रुव अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अभी ध्रुव ने ग्रेडी को कामिनी के कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स और टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए थे। इसके 2 मतलब थे। पहला, ध्रुव के पास जबरदस्त नेटवर्क है। दूसरा, उसे ग्रेडी की भी जानकारी होगी। साथ ही ध्रुव की जानकारी ये साबित करने के लिए काफी थी कि कामिनी को पता था कि जितेश किसका बच्चा था। ग्रेडी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, वो कामिनी, मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ।
इतना कहकर ग्रेडी जैसे ताकतवर इंसान ने रोना शुरू कर दिया। कामिनी उसे कितने समय से बेवकूफ बना रही थी। ध्रुव ने देखा कि ग्रेडी जमीन पर बैठा रो रहा है तो उसे नजरअंदाज कर सीधा गौरदास के पास आकर बोला, चलो चलें। गौरदास ध्रुव के काम करने का तरीका देखकर पूरी तरह से हैरान खड़ा था। जब वो पहली बार यूपी आया था तब उसे विश्वास नहीं हुआ था कि ध्रुव का काम करने का तरीका इतना खतरनाक होगा, लेकिन आज यहाँ लाल बाग स्टेशन आने के बाद जो भी हुआ उसे देखकर ध्रुव को लेकर गौरदास की सारी अंडरस्टैंडिंग हिल गई थी। जहाँ तक वो जानता था, ध्रुव को अभी यहाँ आए केवल 3 दिन ही हुए थे। उन 3 दिनों में ध्रुव ने खत्री फैमिली पर जीत हासिल कर ली थी। उसके सामने ग्रेडी जमीन पर बैठा रो रहा था। गौरदास को समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव किस तरकीब से काम करता है या उसके पास किस तरह की ताकत थी, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया था कि ध्रुव अपनी पीढ़ी के सभी लोगों को पछाड़ देगा और पुरानी पीढ़ी से कहीं आगे निकल जाएगा। ध्रुव के जाने के बाद ग्रेडी जमीन पर बैठा रहा। उसे ऐसे बैठा देखकर उसके आदमियों ने उससे पूछा, ग्रेडी, क्या हम सचमुच कुछ नहीं करेंगे? हम उसे ऐसे ही जाने नहीं। हम क्या कर सकते हैं? ध्रुव को जिंदा छोड़ने के जवाब में ग्रेडी ने बेबसी के साथ आह भरते हुए कहा। ग्रेडी को इतना बेबस देखकर लोगों को लगा ग्रेडी अपनी हार से कितना मायूस हो गया है। उसके बगल में बैठे शख्स ने उसे समझाते हुए कहा, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अब तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। अगर पहले कभी ध्रुव का सामना होता तो। ग्रेडी ने उसे देखकर आह भरी, मानो कह रहा हो, क्या तुमको ये बताने की जरूरत है कि जब मैं छोटा था तो मेरी कंडीशन कैसी थी? उसके बाद ग्रेडी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, जवानी के दिनों में जैसा मेरा स्वभाव था, अगर उस समय मैं ध्रुव से मिला होता तो आज जिंदा ना बच पाता। ये सुनकर ग्रेडी के सारे गुंडे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। किसी की समझ में नहीं आया कि ग्रेडी को क्या कहें। ग्रेडी बस शांति से जमीन पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली, मानो उसे अब जाकर राहत मिली हो। ध्रुव और गौरदास ने बाहर जाकर एक टैक्सी ली। गौरदास ने अपना मास्क लगाया और ध्रुव से पूछा, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है ना? अगर गौरदास अपने समय में होता तो शायद ग्रेडी जैसे लोगों पर कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन अब गौरदास को लो प्रोफाइल रहना था। ध्रुव ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। गौरदास अभी भी नर्वस था। उसने घबराते हुए ध्रुव से पूछा, तुमने बाहर तो कोई ट्रैप नहीं बिछाया था? सारी प्लानिंग ग्रेडी की थी। उसी ने ध्रुव को इस खंडहर में बुलाया था। नहीं। ध्रुव ने कंधे उचकाते हुए कहा। ध्रुव उसकी एकमात्र उम्मीद थी। ध्रुव ही उसे आज तक के इनजस्टिस से मुक्ति दिला सकता था। गौरदास ने ध्रुव को देखा। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने पूछा, तुमने सचमुच कोई जाल नहीं बिछाया? देखो, ग्रेडी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, फिर भी वो तुम्हारे झांसे में आ गया। तुम अपने प्लान में कामयाब भी हो गए। तुम सचमुच कमाल के इंसान हो। इतना कहकर गौरदास ने ध्रुव की तरफ देखकर फिर से कहा, लेकिन मुझे लगता है तुमने अपनी बोल्डनेस को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया। तुम निधि को इतने लंबे समय से जानते हो, लेकिन मुझे लगता है तुम अभी तक उसे इम्प्रेस नहीं कर पाए। गौरदास कैजुअली बात कर फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने उसकी बात सुनी तो उसे लगा कि गौरदास सच में काफी इंटरेस्टिंग इंसान था। गौरदास को शायद ये नहीं पता था कि उसकी पोती निधि ध्रुव को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। ध्रुव मुस्कुराया और गौरदास की ओर देखकर उसने पूछा, वैसे क्या आपको पता है कि ग्रेडी को कामिनी के बारे में पता होगा? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये सवाल सुनकर गौरदास ने कुछ सोचकर जवाब दिया, आई डोंट केयर, पर अगर तुम ज्यादा जानना चाहते हो। अभी गौरदास की बात खत्म हो पाती कि ध्रुव ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो मैं आपको सच बता दूं, मुझे 100% लगता है कि ग्रेडी को पता होगा कि उसे धोखा दिया गया है और वो ये भी जानता होगा कि इसके पीछे कौन है। इसके अलावा मुझे उसके लिए जाल बिछाने की क्या जरूरत है? ग्रेडी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, जैसे वो